हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतन भारत लर्निंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियंस कि 1857 के बाद किन फैक्टर्स की वजह से इंडिया में मॉडर्न नेशनलिज्म का राइज हुआ। एंड इस प्रोसेस का लॉजिकल कल्मिनेशन था बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्रेसिंग द पॉलिटिकल डिमांड्स, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कब बनी थी ये? 1885 दिसंबर में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था। WC बनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एंड 70 डेलीगेट्स ने फर्स्ट इसकी मीटिंग अटेंड की थी। तो ये फर्स्ट कांग्रेस के बाद किस तरह की हमने पॉलिटिक्स में इंडल्ज किया, उसके कंटेक्स्ट में हमारा ये फर्स्ट अब का आज का लेक्चर है। इस फेज को हम बोलते हैं मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो पहले 20 साल थे कांग्रेस के, First 20 years of Congress were dominated by a very moderate kind of politics, very mild kind of politics. इसे moderate phase क्यों बोलते हैं, mild phase क्यों बोलते हैं? क्योंकि कांग्रेस की डिमांड्स बहुत ही moderate थी कि वो इंडिपेंडेंस नहीं डिमांड कर रहे थे, वो सिंपली कुछ रिफॉर्म्स डिमांड कर रहे थे। कांग्रेस के मेथड्स बहुत मॉडरेट्स थे, वो कोई पॉलिटिकल एजिटेशन करने में यकीन नहीं रख रहे हैं, वो सिंपली गवर्नमेंट को पिटीशंस लिखने में यकीन कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने में यकीन रख रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट हमारी डिमांड मान लेगी। तो उनके डिमांड्स मॉडरेट्स हैं, उनके मेथड्स मॉडरेट्स हैं एंड उनकी अचीवमेंट्स भी, जितनी को उनकी डिमांड्स थी उतनी को उनकी अचीवमेंट्स थी, उनकी अचीवमेंट्स भी बहुत मॉडरेट सी ही थी। इसलिए इस फेज़ को हम मॉडरेट फेज़ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। फ्रॉम 1885 टू रफली 1905 आप बोल सकते हो। 1900s में आके जैसे ही 20th सेंचुरी में हम एंटर करते हैं, न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स पॉपुलर होना स्टार्ट होती है। लाल बाल पाल लीडर्स इमर्ज होते हैं एंड एक्सट्रीमिज्म का राइज होता है इंडिया में। उसे भी डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पोर्शन को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट लीडर्स देखेंगे मॉडरेट्स के क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली कांग्रेस क्या थे, किन मेथड्स का इस्तेमाल किया, इन मेथड्स के साथ ही हम डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स भी देखेंगे। लास्ट जैसे कि मैंने बताया, हम अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स देखेंगे कि कांग्रेस ने अचीव क्या किया पहले 15-20 सालों में। इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर्स की अगर हम बात करें, दी फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स, तो WC बनर्जी का नाम आप ऑलरेडी कर चुके हो कल की क्लास में। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में बॉम्बे में हुआ। इसके अलावा ये 1892 वाले कांग्रेस सेशन के भी ये प्रेसिडेंट रहे हैं। तो 2 सेशंस के WC बनर्जी प्रेसिडेंट रहे हैं, 85 वाला सेशन एंड 92 वाला सेशन। नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी किया कि इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन अपनी बनाई थी कलकत्ता में। इसी इंडियन एसोसिएशन का 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई थी एंड इसका सेकंड सेशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सेकंड सेशन 1885 में होना था। वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन भी 1885 में था, क्योंकि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के पैरेलल सेशंस हो रहे थे, इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी फर्स्ट सेशन तो अटेंड नहीं करते। लेकिन अगले साल क्योंकि ये रियलाइज़ करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी वही ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मेरी इंडियन एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ज़्यादा से कि रीजनल लीडर्स के साथ ज़्यादा रीजनल लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये अपनी इंडियन एसोसिएशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिक्स कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। तो इन दिस वे ही जॉइंस इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये 2 कांग्रेस सेशंस के प्रेसिडेंट रहते हैं, 1895 का कांग्रेस सेशन एंड 1902 का कांग्रेस सेशन। तो 2 कांग्रेस सेशन के ये प्रेसिडेंट रहते हैं। इन्हें एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इनके बारे में कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम इंडियन बर्क भी बोलते हैं, प्यार से इन्हें इंडियन बर्क बोला जाता है। एडमंड बर्क इंग्लैंड के लिबरल पॉलिटिशियन हुए हैं। उन्होंने इंग्लैंड में सिविल लिबर्टीज़ के लिए काफ़ी डिमांड्स की हैं उनकी सरकार से। तो क्योंकि इन्होंने भी, ये भी लिबरल विचारों के पॉलिटिशियन थे, तो इसलिए इन्हें इंडियन बर्क बोला जाता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट हम आते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी।
दादा भाई नेहरू पहले तो कांग्रेस सेशंस देख लेते हैं। 1886 जो सेकेंड कांग्रेस सेशन हुआ था उसके ये प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा 2 और कांग्रेस सेशन के ये प्रेसिडेंट रहे हैं। 1893 के कांग्रेस सेशन के ये प्रेसिडेंट रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट 1906 का कांग्रेस सेशन, 1905, 1906, 1907 के कांग्रेस सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट की आपस में क्लैश हुई है, उनके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ओपनली एक्सप्रेस हुए हैं। 1906 का कांग्रेस सेशन, मतलब वो सारी जो कहानी है वो हम बाद में करेंगे, आप याद रखना 1906 का कांग्रेस सेशन दादा भाई नेहरू जी की प्रेसिडेंटशिप में होता है, कलकत्ता सेशन होता है ये। अब ये तो हुए इनके कांग्रेस सेशंस। इसके अलावा इन्हें जैसे मैंने पहले बताया, ही इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, ये फर्स्ट इंडियन थे टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1892 में ब्रिटेन में इलेक्शंस होती हैं, ये उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं एंड लिबरल पार्टी की तरफ से एमपी चुने जाते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठते हैं। तो ही वॉज द फर्स्ट person to be elected to the British House of Commons, first Indian to be elected to the British House of Commons. नेक्स्ट बदरुद्दीन तैयब जी, ये वन ऑफ द अर्ली मुस्लिम लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। 1887 वाला कांग्रेस सेशन इनकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ है। तो आप देख रहे हो, पहला कांग्रेस सेशन WC बनर्जी, सेकंड कांग्रेस सेशन दादा भाई नेहरू जी, थर्ड कांग्रेस सेशन बदरुद्दीन तैयब जी। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लीडर्स को ये कांग्रेस प्रेसिडेंट बना रहे हैं। आइडिया क्या है कि एक इंक्लूसिव सी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, किसी भी इंडियन सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी को ये ना लगे कि ये तो से के हिंदूज़ की ही ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक पर्टिकुलर क्लास की ही ये ऑर्गेनाइजेशन है। WC बनर्जी, देन दादा भाई नेहरू जी पारसी थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, देन बदरुद्दीन तैयब जी। तो डिफरेंट कैटेगरीज के लीडर्स को ये प्रेसिडेंट बना रहे हैं। फिरोज शाह मेहता, ना फिरोज शाह मेहता प्रेसिडेंट तो बनते हैं 1890 कांग्रेस सेशन के, लेकिन इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वही जो मैं बात बता रहा था आपको, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट का क्लैश होता है, स्प्लिट होती है, सूरत स्प्लिट होती है। उस टाइम पे फिरोज शाह मेहता काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मॉडरेट्स के स्टैंड को थोड़ा सा रिजिडली प्रेजेंट करते हैं, कहते हैं कि हमने एक्सट्रीमिस्ट के साथ रहना ही नहीं है, तो लेट अस पार्ट वेज। तो फिरोज शाह मेहता 1890 में कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं। लास्ट इस सीरीज में है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पहले तो आप याद रखोगे, महात्मा गांधी यूज्ड टू रिगार्ड गोपाल कृष्ण गोखले एज हिज पॉलिटिकल गुरु, तो कि मैं उनका डिसाइपल हूँ एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न, ये महात्मा गांधी ने खुद बोला है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 का, अगेन सूरत स्प्लिट के टाइम में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1905 का बनारस सेशन इनके प्रेसिडेंटशिप में होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस आप हम चलते चलते ही याद कर लेंगे, आपको इसी तरह से कंटेक्स्ट में वो सारे आर्टिकल्स वो सारे सेशंस याद हो जाएंगे। अलग से कोई टेबल बना के भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने सारे के सारे सेशंस याद कर लिए। जो इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें उनका कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। एंड क्योंकि उनका कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एंड हमें समझ आ गया है, फिर उसके फैक्ट्स भी हमें पता होना चाहिए कि कब सेशन हुआ, कहाँ सेशन हुआ। बनारस सेशन 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन लीडर्स थे, इसके अलावा भी काफ़ी लीडर्स थे, वो जैसे जैसे हमारा लेक्चर प्रोसीड करेगा उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। जैसे हम अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स में इकोनॉमिक क्रिटिक आज डिस्कस करेंगे, वहाँ एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है RC दत्त। RC दत्त भी मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के आप नाम याद रखोगे। इसके अलावा जैसे जैसे हमारे लेक्चर में कंटेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स होंगे वो मैं इंट्रोड्यूस करता रहूँगा। इसके अलावा ना आपने एक जो चीज़ ध्यान में रखनी है, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे या ब्रिटिश इंडिविजुअल्स भी थे जो अर्ली कांग्रेस का पार्ट थे। जैसे हमने A.O. ह्यूम की बात की, A.O. ह्यूम की कंट्रीब्यूशन से तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्जिस्टेंस में आई है, वो भी कांग्रेस के मेंबर थे। विलियम वेडनबर्न का हमने कल नाम लिया था, वो A.O. ह्यूम के फ्रेंड जिन्होंने A.O. ह्यूम की बायोग्राफी लिखी है। ICS ऑफिसर भी थे A.O. ह्यूम की तरह, वो भी कांग्रेस का पार्ट थे। रादर वो तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनते हैं 2 बार। विलियम वेडनबर्न,
ये 2 बार कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं, एक तो 1889 में एंड दूसरा आई गेस 1910 में। इसी तरह से जॉर्ज यूल ये 1888 में, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में हमने किया, सुरेंद्र दादा भाई नेहरू जी 1886 में हमने किया, WC बनर्जी 1885 में। जो चौथे कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हैं वो होते हैं जॉर्ज यूल। फर्स्ट नॉन इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, जॉर्ज यूल। कौन सा सेशन है? 1888 का कांग्रेस सेशन है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, हम याद रखें, जैसे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे। इस तरह से हम कुछ फैक्ट्स करते रहेंगे जैसे जैसे कंटेक्स्ट में वो आएंगे। तो इन लीडर्स का आप नाम याद रखेंगे। नाउ वी मूव टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली कांग्रेस। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली कांग्रेस से पहले एक उससे भी ब्रॉड मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। कि हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल चली है, हमारी जो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट चली है, उसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या था? उसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव थे 2। नेशनलिस्ट मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव था, जिस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टू क्रिएट इंडियन नेशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव हम सबको पता है एंड हमसे कोई पूछता है तो वो तो हम डेफिनेटली बताते ही हैं कि इंडिया को आज़ाद करवाना है, टू हैव द फ्रीडम ऑफ इंडिया, टू अचीव द फ्रीडम ऑफ इंडिया। ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट के। अब इसके बारे में तो कोई डिस्कशन करनी बनती नहीं, आप सबको पता ही है कि ये भाई देश को आज़ाद कराना है, ब्रिटिश के कंट्रोल में है। यहाँ ये जो चीज़ हम इग्नोर कर देते हैं, ये भी वन ऑफ द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट था, टू क्रिएट एन इंडियन नेशन। हमने डिस्कस किया था कि 1857 के ड्रॉबैक्स में कि इंडियंस अपने आप को एक नेशन का पार्ट ही नहीं समझते थे, कि मद्रास के बंदे, बॉम्बे के बंदे एंड कलकत्ता के बंदे, पंजाब के बंदे, यूपी के बंदे, सब अपने आप को डिस्टिंक्ट नेशंस के सिटीजन्स मानते थे। सब अपने आप को डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ का पार्ट मानते थे, डिस्टिंक्ट रीजनल एंटिटीज़ का पार्ट मानते थे। इनके मन में ये फीलिंग ही नहीं थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हम एक ही नेशन के सिटीजन्स हैं, हम एक ही देश के नागरिक हैं, या हम एक ही पॉलिटिकल एंटिटी से बिलोंग करते हैं। ये फीलिंग को क्रिएट करना वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। कि अगर लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस नहीं हैं, उन्हें पॉलिटिकली कॉन्शियस बनाया जाए। अगर उनमें फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म नहीं है तो उनमें फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इंट्रोड्यूस करवाई जाए, इंड्यूस करवाई जाए। अगर उनमें फीलिंग ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, वो राजाओं के राज में रहने के आदी हैं, तो उनके मन में डेमोक्रेसी की फीलिंग इंट्रोड्यूस करवाई जाए, डेमोक्रेसी के से फेमिलियर करवाया जाए, टू क्रिएट एन इंडियन नेशन। एंड ऑफ कोर्स जब ये नेशन क्रिएट हो जाएगा, नेशन कब क्रिएट होता है, यहाँ भी थोड़ी सी डिस्कशन करनी बनती है। एक तो होता है पॉलिटिकल टेरिटोरियल सेंस में देश का आज़ाद होना। इंडिया आज़ाद कब हुआ है? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन ये जो नेशन है, नेशन एक अब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया होता है। नेशन लोगों के दिलों में होता है, जहाँ दिलों में एक यूनाइटेड कंट्री को बिलोंग करने की फीलिंग है, वहाँ नेशन है। तो एक थ्योरेटिकल सेंस में, एक फीलिंग के सेंस में नेशन पहले क्रिएट करना होता है, उसके बाद उस नेशन की फ्रीडम करवानी होती है। पहले हमारे दिलों में तो हम एक कंट्री को बिलोंग करें। जब हम अपने दिलों में एक कंट्री को बिलोंग करना स्टार्ट कर देंगे, देन उस कंट्री को हम आज़ाद करवाने के लिए एफर्ट्स करेंगे। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स थे हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट के। इन 2 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को डिफरेंट लीडर्स ने अपने तरीके से अचीव करने की कोशिश की है। भगत सिंह का अपना तरीका था, महात्मा गांधी का अपना तरीका था, मॉडरेट लीडर्स का अपना तरीका था, एक्सट्रीमिस्ट का अपना तरीका था। तो सबने अपने अपने तरीके से इन 2 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश की है। हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि अर्ली कांग्रेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, वो इन 2 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से अचीव करना चाहते थे, क्या उनके टारगेट्स थे। सबसे पहला तो वही है, टू मेक इंडिया अ नेशन। दिलों में एक नेशनल यूनिटी की फीलिंग को प्रमोट करना।
टू प्रमोट नेशनल यूनिटी, इसके लिए ये क्या करते थे, मतलब हाउ दे विल क्रिएट इंडियन नेशन। क्या आपने सोच रहे होगे कि बड़ी अब्स्ट्रैक्ट सी बात है कि ये फीलिंग पैदा करते थे कि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं, ये फीलिंग कैसे पैदा करते थे। तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स अडॉप्ट की, जैसे कि ये कहते हैं कि हम अपने सेशंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में कंडक्ट करेंगे। कभी बॉम्बे में कर लिया, कभी कलकत्ता में कर लिया, कभी अमृतसर में कर लिया, कभी मद्रास में कर लिया, कभी नागपुर में कर लिया। फिर जिस सेशन में, जिस जगह पे ये कांग्रेस सेशन हो रहा है, मान लो नागपुर में सेशन हो रहा है, महाराष्ट्र वाला मराठी एरिया में सेशन हो रहा है, तो हम एक कन्वेंशन सेट कर देंगे कि मराठा लैंड का बंदा, महाराष्ट्र वाले एरिया का बंदा, मराठी बोलने वाला बंदा कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं लगाएंगे, हम कांग्रेस प्रेसिडेंट लगा देंगे किसी बंगाली बोलने वाले बंदे को। मान लो पंजाब में सेशन हो रहा है, तो हम पंजाबी बोलने वाले को, पंजाब रीजन का जो लीडर होगा उसको हम प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे, प्रेसिडेंट बना देंगे हम मद्रास वाले रीजन के लीडर को। तो सेशंस डिफरेंट पार्ट्स में कंडक्ट होंगे एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट हम उसको लगाएंगे जो किसी डिफरेंट पार्ट से बिलोंग करता है। इलेक्ट अ प्रेसिडेंट फ्रॉम द रीजन अदर देन फ्रॉम द वन वेयर द सेशन इज बीइंग हेल्ड। इन्वॉल्व लीडर फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, कम्युनिटीज, ये तो आपने देख ही लिया। WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूज, तो डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रिलीजन्स एंड कास्ट के लोग इसके साथ एसोसिएटेड थे, कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थे। दिस इज हाउ दे वांटेड टू मेक इंडिया अ नेशन, टू क्रिएट अ नेशन अमंग द इंडियंस। दूसरा है टू प्रोवाइड एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहां से डिफरेंट रीजन से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आ सकें, इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने ग्रीवेंसेस को बता सकें एंड एक कॉमन एजेंडा बनाया जा सके जो कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेजेंट करें। टू पॉलिटिसाइज इंडियंस अगेन, अब इंडियंस इतने सालों से एक ऑटोक्रेटिक या मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रह रहे हैं, हमें राजाओं के अंडर रहने की आदत पड़ी हुई है, हमें वही माई बाप नज़र आते हैं राजाओं में ही, जो बड़े बड़े से के फ्यूडल एलिट्स होते हैं, लैंडेड एलिट्स होते हैं। नई फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स को इंडियंस में पॉपुलराइज करवाना कि डेमोक्रेसी नाम की भी भाई कोई चीज़ होती है। वो दिन गए जब राजा गवर्न किया करते थे हैवी हैंड से, अब तो लोगों की मर्जी से राजाओं को गवर्न करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स को गवर्न करना चाहिए। ये जो आइडिया है डेमोक्रेसी का, इसे पॉपुलराइज करवाना इंडियंस में, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। इंडियंस मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर पॉलिटिकल सिचुएशन, पहले तो उन्हें पता हो कि लाइक किस सिस्टम में वो रह रहे हैं, कि ब्रिटिश ने उन्हें सब्जुगेट करके रखा हुआ है। Indians had to be taught the politics of organization and mobilization, कि ये जो नया मैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ कि अब इस नए ज़माने में किस तरह से लोग अपने ओपिनियन सरकार को रख सकते हैं एंड किस तरह से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सरकारों को लोगों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी होती है। लेकिन यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब थ्योरेटिकल प्लेन पे तो ये मानते थे कि लोगों के ओपिनियन के बेसिस पे ही सरकार को रन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था इनका ओपिनियन कि एकदम से ही सारी पावर आप लोगों को दे दो। ये कहते हैं कि पहले आप एजुकेटेड लोगों को पावर दो, एजुकेटेड लोगों को पॉलिटिसाइज करवाओ, जिन्हें ये बातें समझ आए कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ होती है, नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ होती है, जस्टिस लिबर्टी नाम की कोई चीज़ होती है। मतलब कि इन दी सेंस, कि इन दी मॉडर्न सेंस, जैसा लाइक आज की डेट में जैसे एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने कल सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की थी कि जिन्हें समझ आए भी सेपरेशन ऑफ पावर्स एक चीज़ होती है, एक कंसेप्ट होता है ना, अच्छी बात होती है। तो पहले ये फोकस करना चाहते थे एजुकेटेड इंडियंस के ऊपर। वंस एजुकेटेड इंडियंस आर कम्प्लीटली पोलिटिसाइज्ड, देन इनका आइडिया था कि शायद हम मासिस की तरफ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये मासिस पे कभी गए नहीं। इन्होंने अब एजुकेटेड इंडियंस पे ही फुल स्टॉप लगा दिया। टू प्रमोट डेमोक्रेटाइजेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। रियल पावर शुड बिलोंग टू पीपल, टीचिंग बाय ओन एग्जाम्पल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो हो गया कि मैंने आइडिया प्रीच कर दिया कि डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आजकल ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा चल रही है कि लोगों के ओपिनियन से ही सरकार को रन किया जाएगा, एंड हम इंडिया में ये वाला सिस्टम चाहते हैं। लेकिन उसको लोगों को दिखाने के लिए, एजुकेटेड इंडियंस को ही दिखाने के लिए कि ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से रन करती है, कांग्रेस ने अपने आप को, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने आप को एक पार्लियामेंट की तरह ऑर्गेनाइज किया।
आज हम कांग्रेस को एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह जानते हैं, लेकिन जब कांग्रेस बनी थी एंड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कांग्रेस ने अपने आप को एक पार्टी की तरह नहीं, कांग्रेस ने अपने आप को एक पार्लियामेंट की तरह ऑर्गेनाइज करवाया कि डिफरेंट कम्युनिटीज से लीडर आ रहे हैं, डिफरेंट रीजन से लीडर आ रहे हैं, एंड फिर कोई भी जो मुद्दा है वो डिबेट एंड डिस्कशन से सॉल्व कर रहे हैं, लॉजिकली किसी सोल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश की जा रही है। एंड अगर लॉजिकल सोल्यूशन नहीं आ रहा है, मान लो डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द टू फैक्शंस, तो मैटर्स कैसे रिजॉल्व होंगे? जैसे डेमोक्रेसी में होने चाहिए, बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। तो कांग्रेस में वही सारी प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए अपनी फंक्शनिंग के लिए। तो इट टॉट द प्रोसेस ऑफ the process of democracy to the people by its own example। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था ये, टू फ्रेम अ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। क्या मतलब है ये? ब्रिटिश ने ना जब ये इन्होंने इंडिया के ऊपर अपना डोमिनेंस बनाई, पर्टिकुलरली इन दी पोस्ट 1857 फेज पीरियड, जब इन्होंने अपने आप को इंडियन पॉपुलेशन से डिटैच कर लिया, रेशियल सेग्रीगेशन ज़्यादा प्रमोट करनी स्टार्ट कर दी, अपने आप को सुपीरियर क्लेम करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने एक मॉरल हेजेमनी बना ली ब्रिटिश सरकार ने कि हम एक सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन, सुपीरियर सिविलाइजेशन है, तुम्हारी एक इन्फीरियर सिविलाइजेशन है। हमें पता है कि दुनिया को कैसे चलाना होता है, दुनिया ने कैसे चलना होता है, तुम्हें नहीं पता है। हम तुम्हारे देश में ग्रेट सिविलाइजिंग मिशन पे आए हैं, ये हमारा वाइट मैन्स बर्डन है कि हमें तुम्हें सिविलाइज करना है, तुम तो बहुत ही बैकवर्ड हो। एंड ये चीज़ इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी एंड इंडियंस अपने आप को खुद ही इन्फीरियर समझना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ज़रूरत क्या थी अगर हमने वो दो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, टू क्रिएट एन इंडियन नेशन एंड फाइट फॉर इट्स इंडिपेंडेंस? ज़रूरत थी कि हम एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी बनाएं। एंड ये नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी कैसे बनेगी? बेस्ड ऑन द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म, कि हम समझें कि ब्रिटिश इंडिया क्यों आए हैं एक्चुअली। अब ब्रिटिश क्लेम तो कर रहे हैं कि वो ग्रेट सिविलाइजिंग मिशन पे आए हैं, हम लोगों को सिविलाइज करने के लिए आए हैं। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? इसके लिए हमें नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म को समझना पड़ेगा, नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया को समझना पड़ेगा, तभी हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि उनका कुछ सिविलाइजिंग मिशन है या वो हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए आए हैं। तो इस कंटेक्स्ट में ये इकोनॉमिक इवेंचुअली मतलब हम पढ़ेंगे कि ये इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म देते हैं कि कोई ब्रिटिश हमारा फ़ायदा फूयदा नहीं करने आए हैं, अपने बेनिफिट के लिए बैठे हुए हैं, इंडिया को लूट रहे हैं, इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एंड जब आप इंडिया को एक्सप्लॉइट ही कर रहे हो तो फिर मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग द ब्रिटिश रूल इन फर्स्ट प्लेस? तो ये इनका वो था, टू फ्रेम अ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। इससे ये करना क्या चाहते थे? दे वांटेड टू चैलेंज द मॉरल हेजेमनी ऑफ द राज, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एक मॉरल अथॉरिटी सी बनाई हुई थी, एक मॉरल डोमिनेंस सी बनाई हुई थी, हमारी सुपीरियर है, तुम्हारी इन्फीरियर है, हम तुम्हें सिविलाइज करने के लिए आए हैं, ये मॉरल अथॉरिटी को चैलेंज करना चाहते थे कि नहीं भाई, तो तुम लोग कोई हमारे बेनिफिट के लिए नहीं आए हो, तुम लोग हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए आए हो। तो या तो हमारा बेनिफिट करो या फिर अपना एक्सप्लॉइटेशन बंद करो एंड अपना बोरिया बिस्तरा उठा के जाओ। ये या फिर वाली जो दूसरी वाली बात है इन्होंने बोली नहीं, इन्होंने बोलते ही यही थे कि तुम जो क्लेम कर रहे हो कि तुम हमारा बेनिफिट करने के लिए आए हो, तो तुम हमारा बेनिफिट करो, एक्चुअली तुम रिफॉर्म्स करो इंडिया में, नहीं तो मतलब वो इम्प्लाइड था लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। दे नेवर सेड के अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और घर चले जाओ। मेजर डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स, क्या डिमांड्स कर रहे थे ये? सबसे पहले तो इसमें आपको ब्रॉडली समझना है कि कभी भी, जैसे मैंने अभी बताया लास्ट टॉपिक में, कि दे नेवर वांटेड अ क्लिनिकल सेपरेशन ऑफ ब्रिटेन, कि भाई इंडिया का आज से कोई नाता, ब्रिटेन से कोई नाता नहीं है, कंप्लीटली 100% फ्रीडम हो गई है इंडिया की, ब्रिटेन अपना काम देखे, इंडिया अपना काम देखेगा। दे वर नेवर ऑन दैट प्लेन। कभी भी इन्होंने क्लिनिकल सेपरेशन फ्रॉम ब्रिटेन की डिमांड की। सिंपली ये क्या कहते थे, हमें लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तुम जो चीज़ें बोल रहे हो कि हम इंडिया को सिविलाइज करने के लिए आए हैं, हम इंडिया में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के लिए आए हैं, हम इंडिया में मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस करने के लिए आए हैं, तो भाई करो ना।
हमें लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट तो दो, हमें अपने ही कंट्री को गवर्न करने के लिए कुछ पावर तो दो। तो ये लिमिटेड रिफॉर्म्स डिमांड कर रहे थे। ये एक ब्रॉड सी चीज़ आपने याद रखनी है जब आप मॉडरेट्स की डिमांड्स के बारे में पढ़ते हो। पॉलिटिकल डिमांड्स क्या थी मॉडरेट्स की? एबॉलिशन ऑफ इंडिया काउंसिल। सबसे पहले ये कहते हैं कि जी इंडिया को गवर्न करने के लिए एक तो तुम्हारा इंडिया में गवर्नर जनरल बैठा है जिसको तुम वाइसरॉय भी बोलते हो, एंड वो अपने गवर्नर्स के थ्रू, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू, उसके थ्रू इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता है। ठीक है। एक तुम्हारी लंदन में इंडिया काउंसिल बैठी हुई है जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करती है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन एम्पायर। 1858 के एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में तुमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की पोस्ट क्रिएट की, एक कैबिनेट मंत्री अपॉइंट किया जो कि इंडियन एम्पायर को मैनेज करेगा। उसको असिस्ट करने के लिए तुमने 15 मेंबर इंडिया काउंसिल अपॉइंट कर दी। अब ये लोग लंदन में बैठे हैं, इन्हें इंडिया की सिचुएशन के बारे में क्या पता, एंड इन लोगों की सैलरी कहाँ से जा रही है? इंडिया ऑफिस के 15 बंदे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड जो क्लरिकल स्टाफ, इतना सेक्रेटेरियल स्टाफ इन्होंने मेंटेन किया हुआ था, ऑफिस मेंटेन किया हुआ था, उन सबकी सैलरी कहाँ से जा रही है? इंडिया से जा रही है। इन लोगों को इंडिया की इंटरनल सिचुएशन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि ये कभी इंडिया आए नहीं है, लंदन में बैठे हुए ये फैसला कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो तुम इंडिया काउंसिल को अबॉलिश करो। फिर इंडिया में गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए कुछ काउंसिल्स एग्जिस्ट करती हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उस पर बाद में आएंगे। दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो लॉ बनाती है। उसके रिफॉर्म्स हमने देखे थे। 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था, उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए थे। इंडियन बंदों को इन्होंने इंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सरदिनकर राव। ये कहते हैं कि जी आपको इन काउंसिल्स को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इंपीरियल सेंट्रल लेवल पे भी जो काउंसिल एग्जिस्ट करती है उसको भी आप एक्सपैंड करो, जो प्रोविंशियल लेवल पे काउंसिल्स एग्जिस्ट करती हैं उनको भी आप एक्सपैंड करो। एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स, इंडियनाइजेशन ऑफ काउंसिल्स, एंड तुम बात कर रहे हो डेमोक्रेसी की, तो इलेक्शंस का प्रिंसिपल तुम इंट्रोड्यूस करो इन्हीं काउंसिल्स में बैठने के लिए। तुमने 1861 में क्या किया कि गवर्नर जनरल नॉमिनेट कर देगा। गवर्नर जनरल ने नॉमिनेशन में किसको बिठाया? जो उसके फ्रेंड्स थे। उसने महाराजा ऑफ पटियाला से अच्छी दोस्ती थी, उसको बिठा दिया। तो आपने नॉमिनेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1861 में। अब हम क्या चाहते हैं कि आप इलेक्शंस का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करो, आप एक्सपैंड करो काउंसिल में, इंडियन मेंबर्स को ऐड करो, एंड वो इंडियन मेंबर्स इलेक्शन के प्रोसेस से इंट्रोड्यूस हों। एंड वंस दिस प्रोसेस इज अचीव्ड, आपने इलेक्शन से इंडियंस को बिठा दिया, फिर उस काउंसिल को कुछ पावर्स भी दो। ये थोड़ी है कि काउंसिल में इंडियंस बैठे हैं, पावर सारी तुमने रखी हुई है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस बैठेंगे नहीं। तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को तुम एक्सपैंड कर रहे हो, इंडियंस को बिठा रहे हो, उसमें इलेक्शंस का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसको तुम कुछ पावर्स भी दो। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है, तुम्हारे अपने देश में ही देख लो, ब्रिटेन में देख लो, जहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जिस्ट करता है वहाँ पार्लियामेंट के पास एक पावर तो डेफिनेटली होती है कि उनके पास पावर ऑफ पर्स होती है। बजट पार्लियामेंट पास करती है, फिर उसे एग्जीक्यूटिव स्पेंड करता है, फिर उसे प्रेसिडेंट जो भी है लाइक ऑफिसर्स हैं वो स्पेंड करते हैं, या मिनिस्टर्स हैं वो स्पेंड करते हैं। लेकिन बजट पास कहाँ से होता है? पार्लियामेंट से होता है। हमें पावर दो ये कि हम बजट को डिस्कस कर सकें, बजट के ऊपर वोटिंग कर सकें, जैसे किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। तो ये इनकी थी डिमांड। नेक्स्ट अब कहते हैं जी वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी भाई एक आधा बंदा बिठा लो। इंडियन मेंबर्स इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये भी इन्होंने डिमांड कर दी। तो ये तो थी इनकी डिफरेंट डिमांड्स। आगे देख लें भाई कोई है तो नहीं। हाँ जी, पावर टू लोकल बॉडीज। हमने लाइक देखा कि इंडियन सिविल सर्विसेज एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती थी लोकल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठा हुआ था, डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ था, आज भी जो कि बैठा ही हुआ है। तो
डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डीसी द्वारा कंट्रोल की जाती है। एंड डीसी कौन लग रहा है? उस ज़माने में आईसीएस ऑफिसर्स लग रहे हैं। आईसीएस ऑफिसर्स कैसे लग सकता है कोई? उसके लिए वो कह रहे हैं कि जी हमने एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम किया हुआ है, आईएएस का पेपर लेते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा होती है, जो इस परीक्षा में अच्छे नंबर लेके पास होगा उसको हम डीसी लगा देंगे। हमने तो इतना ओपन सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है इसमें? कह रहे ठीक है, तुमने ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम एग्जामिनेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन पेपर कहाँ हो रहा है? लंदन में। सिलेबस क्या है पेपर का? ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, यूरोपियन हिस्ट्री। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे हम? मान लो जी हमने पढ़ना भी हो ये सब, तो कुछ टाइम तो दो। मिनिमम एज क्या है? 19 साल। पहले 21 साल थी, लॉर्ड लिटन के टाइम पे ये एज रिड्यूस होके हो गई 19 साल। अब 19 साल में तो हम टूटी फूटी इंग्लिश सी बोल लेते हैं, उस ज़माने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर टूटी फूटी इंग्लिश भी हम बोल लेते तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो कैसे इंडियंस कम्पीट करेंगे? कहने को तो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेकिन उसका सिस्टम ही इस तरह से है कि इंडियंस सेलेक्ट ही नहीं हो पाते थे। तो आप इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करो। एक आपने अच्छी चीज़ की है, लॉर्ड रिपन जब वाइसरॉय थे तो उन्होंने इंडिया में कुछ लोकल बॉडीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी थी, जैसे म्यूनिसिपल काउंसिल्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज़ इंट्रोड्यूस कर दी थी लॉर्ड रिपन ने अपने टाइम पे। कहते हैं कि जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो डीसी से उसका थोड़ा सा कंट्रोल छीन के लोकल बॉडीज़ को पावर दी जाए कि कलकत्ता में क्या होना है, कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड करेगी, एंड कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स आप इलेक्टेड रखो। डीसी से थोड़ी सी पावर छीन ली जाए। ये आज भी डिमांड है कि पावर शुड बी डेलीगेटेड टू दी लोकल बॉडीज़। तो उस ज़माने में भी मॉडरेट लीडर्स यही डिमांड कर रहे थे। तो ये इनकी कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स थी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स में क्या आता है? सबसे पहले तो भाई इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, कि तुम सिविल सर्विसेज को थोड़ा सा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइज करो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को। इसका तुम पैरेलल एग्जाम इंडिया में ले लो, क्या दिक्कत है इसमें? एक लंदन में एग्जाम हो जाएगा, एक इंडिया में आ जाएगा। साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन इन लंदन एंड इंडिया। फिर तुम एज लिमिट थोड़ी सी यार रिलैक्स कर दो। क्या तुम्हें दिक्कत क्या है? 19 साल का तो बहुत छोटा बच्चा होता है, तुम 19 से 23 कर दो उम्र। साइमल्टेनियस एग्जाम एंड रेजिंग द एज लिमिट। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये इनका बहुत वो डिमांड थी जो कि ब्रिटिश खुद क्लेम कर रहे थे कि अच्छी बात होती है। ब्रिटिश सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल में यकीन रखते थे, एंड ये क्लेम भी करते थे कि ये अच्छा प्रिंसिपल होता है कि एक बंदा लॉ बनाएगा, दूसरा बंदा उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एंड तीसरा बंदा लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लॉ को वायलेट करता है तो उसे एडजुडिकेट करेगा, जुडिशरी। तीनों में सेपरेशन होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में कुछ पोर्शंस ऑफ इंडिया में क्या सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था? एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पावर्स भी थी। डीसी साहब जज की तरह भी बैठ जाते थे, फैसला भी सुना देते थे केसेस में। तो ये कहते हैं कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करो, जो तुम्हारे ही हिसाब से बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड अदर टैक्सेस, ये कुछ इनकी फिस्कल डिमांड्स थी कि टैक्सेशन थोड़ी सी रैशनलाइज की जाए, एंड इस टैक्सेशन से जो पैसा आ रहा है वो थोड़ा सा इंडियंस के ऊपर स्पेंड किया जाए। रैशनलाइजेशन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ये चीज़ इंडियंस को बहुत खटकती थी कि दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो रही हो, ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट करना है, एंड ब्रिटेन ने इंडियन आर्मी को भेज देना लड़ने के लिए। जैसे क्रीमिया में वॉर हुई 1856 की, 54 की पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। क्रीमिया में वॉर हुई एंड इंडियन आर्मी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है ब्रिटेन के बिहाफ पे, क्योंकि ब्रिटेन की लड़ाई हो रही थी रशिया से। अफगानिस्तान में वॉर हुई, अब ब्रिटेन की रशिया के साथ लड़ाई है यूरोप में। उस लड़ाई को सेटल करने के लिए इंडिया में अफगानिस्तान वॉर हो रही है, वही जो लिटन के टाइम पे हमने स्टडी की थी। इंडियन को आ गया तुम इंडियन आर्मी का इस्तेमाल अपने ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए क्यों कर रहे हो? एंड अगर तुमने करना भी है, मान लो कि तुम्हें लगता है कि हम इस फोर्स की मदद से ये लड़ाई जीत जाएंगे, तो तुम कम से कम पैसे तो शेयर करो, उसका एक्सपेंडिचर तो शेयर करो। रैशनलाइजेशन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, कि एक तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम किया जाए
दूसरा, इस मिलिट्री एक्सपेंडिचर को ब्रिटिश गवर्नमेंट भी झेले, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ ब्रिटिश होम गवर्नमेंट भी कुछ पैसा इसका झेले। तो दीज वर दी एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स। लास्ट, इसमें सिविल लिबर्टीज फॉर इंडियंस, कि इंडियंस के पास भाई कुछ फ्रीडम्स होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन हो। तुम्हें तो थोड़ी सी बात होती है तुम सेंसरशिप इम्पोज कर देते हो, कुछ थोड़ी सी बात होती है तुम लाइक मीटिंग को डिस्पर्स कर देते हो, अपने पुलिस भेज देते हो, एसोसिएशंस फॉर्म नहीं होने देते, इलीगल डिक्लेयर कर देते हो। तो थोड़ी सी सिविल लिबर्टीज दो इंडियंस को, फ्रीडम्स दो इंडियंस को। यही तो तुम बोल रहे हो कि ब्रिटेन सिविलाइज्ड क्यों है। तुम बोलते हो ना कि ब्रिटेन एक सुपीरियर सिविलाइजेशन है, इंडिया एक इन्फीरियर सिविलाइजेशन है। तुम अपने आप को सुपीरियर किस बेसिस पे बोलते हो? कि ब्रिटेन में लोगों के पास सिविल लिबर्टीज हैं, इंडियंस को भी दो। तुम सिविलाइज करने के लिए आए हो ना, तुम ऐसा बोल रहे हो तो करो सिविलाइज, दो इंडियंस को सिविल लिबर्टीज। तो दीज वर दी एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स के ऊपर, कि मॉडरेट लीडर्स ने क्या मेथड्स अडॉप्ट किए इन डिमांड्स को, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। यहाँ भी कभी भी मॉडरेट्स ने, एक मोटी सी जो बात आप याद रखोगे, कभी भी मॉडरेट्स ने अग्रेसिव पॉलिटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया, एजिटेशनल पॉलिटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा इन्होंने, दे ऑलवेज बिलीव्ड इन द गुड विल ऑफ द ब्रिटिश, दे हैड इमेंस फेथ इन द फेयर प्ले एंड जस्टिस ऑफ द ब्रिटिश, कि अगर हम ब्रिटिश को रियलाइज करवा देंगे कि भाई तुमने इंडिया में गलत सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तुम इस सिस्टम को चेंज करो, तो इन्हें लगता था कि ब्रिटिश मान जाएंगे। जैसे आपने डिमांड्स में भी, लाइक आपको मेरे डायलॉग से लगा होगा कि ये बातें कर रहे हैं कि अच्छा तुम इंग्लैंड में तो तुमने सेपरेशन ऑफ पावर्स कर दिया, इंडिया में तुमने डीसी को जुडिशियल पावर दी हुई है, तो ये तुमने कैसे कर दिया? तो तुम एक काम करो, इस सिस्टम को रिफॉर्म कर दो। इन्हें लगता था कि ये बोलने से ब्रिटिश मान जाएंगे। तो दीज वर देयर बेसिक, ये इसका बेसिक फ्रेमवर्क था कि किस मैथडोलॉजी से काम कर रहे थे, कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज करवाएंगे कि इंडिया में सिस्टम गलत है, एंड देन उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वाला सिस्टम आप चेंज कर दो, जो सही सिस्टम होना चाहिए आपके हिसाब से, अब वो सही सिस्टम इंट्रोड्यूस करो। जैसे दादा भाई नारोजी की बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म आता है उसमें, उस एस्पेक्ट पे आएंगे बाद में। अभी आप फोकस करो अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पे। दादा भाई नारोजी कहते हैं कि वैसे तो ब्रिटेन बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन है, एंड ये क्लेम करते हैं कि इन्हें कुछ अच्छी चीज़ें पता हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन इंडिया में किस तरह का अन ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश किया हुआ है तुम लोगों ने। ये तो ब्रिटिश लाइक हरकतें ही नहीं है कि तुमने एब्सोल्यूट पावर दी हुई है गवर्नर जनरल को, ये तो ब्रिटिश लाइक हरकतें ही नहीं है कि तुमने डीसीज को जुडिशियल पावर दी हुई है, ये तो ब्रिटिश लाइक हरकतें ही नहीं है कि तुम इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो अगेंस्ट दी ब्रिटिश सिटीजन्स, सिविल सर्विसेज में उन्हें अपनी ही सरकार चलाने की इजाज़त नहीं दे रहे हो। तो तुम ये अन ब्रिटिश रूल के जो एस्पेक्ट्स हैं इन्हें तुम चेंज करके ब्रिटिश एस्पेक्ट्स में कन्वर्ट कर दो, जो चीज़ें तुम्हें ठीक लग रही हैं वो चीज़ें तुम इम्प्लीमेंट कर दो इंडिया में, जैसा तुमने ब्रिटेन में किया हुआ है। तो वी आर मोर देन हैप्पी विद दैट। They had full faith in the British sense of justice and fair play, so they adopted moderate means. Constitutional agitation, कभी भी उन्होंने से के मासेस को इन्वॉल्व करके कुछ एजिटेशंस वगैरह करने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ही अडॉप्ट किए हैं कि प्रेयर्स कर दी, प्रेस कर दी, पिटीशन कर दिया जाएगा। दे अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ 3 P's, प्रेयर, प्रेस एंड पिटीशन, कि हम ब्रिटिश सरकार को प्रे करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ जो आपने ये गलत सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है इसे चेंज कर दो। हम लोगों में अपने डिमांड को पॉपुलराइज करने के लिए, अपने आइडिया को पॉपुलराइज करने के लिए प्रेस में प्रोपेगेंडा करेंगे, प्रेस में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करेंगे। एजुकेटेड इंडियंस को वो बात समझ आएगी, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ब्रिटिश सरकार को भी पता चलेगा कि प्रेस में हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या डिमांड्स कर रहे हैं। अगर बात ना बनी तो हम लंबी लंबी पिटीशंस लिखेंगे, चिट्ठियां लिखेंगे, कभी क्वीन को, कभी किंग को, कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, कभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, कभी गवर्नर जनरल को। इन पिटीशंस में हम अपनी डिमांड्स बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से सरकार के सामने रखेंगे, ऐसा मॉडरेट्स मानते थे। तो दे अडॉप्टेड द स्ट्रेटजी ऑफ 3
पीस। एक इसमें क्या था कि दे कन्फाइंड देयर एक्टिविटीज, ये तो इनकी स्ट्रेटेजी थी, दे कन्फाइंड देयर एक्टिविटीज टू दी एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक एंड बहुत बड़ी लिमिटेशन थी कि इन्होंने कभी भी मासेस ऑफ इंडियंस को अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की। इनके मेथड्स में इन्होंने सिर्फ एजुकेटेड इंडियंस को ही अपने साथ एसोसिएट किया। तो काफ़ी सारा सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन तो निकल ही गया मॉडरेट पॉलिटिक्स से, तो काफ़ी इलिटिसी पॉलिटिक्स आप कह सकते हो कि हो गई थी। दे डिड नॉट इन्वॉल्व द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम, इन देयर पॉलिटिकल मेथड्स। तो इसके साथ हमारा मेथड्स एंड डिमांड्स ऑफ मॉडरेट कांग्रेस कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स के। ये जो हमने डिमांड्स देखी, ये जो हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, किस हद तक मॉडरेट्स वर सक्सेसफुल इन अचीविंग देयर डिमांड्स। तो नाउ विल बी मूविंग टू अचीवमेंट्स। तो मॉडरेट्स ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी, डिमांड्स तो ब्रिटिश के सामने रख दी। अब हम आते हैं कि क्या इन्होंने कुछ अचीव भी किया। जिन डिमांड्स की ये बात कर रहे हैं, क्या वर दे एबल टू अचीव देयर डिमांड्स। तो इस केस में हम इनकी अचीवमेंट्स को इनके ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिलेट करके देखेंगे कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनकी डिमांड क्या थी, क्या डिमांड वो एक्सेप्ट हुई या किस लेवल तक एक्सटेंड हुई। ये हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा कि हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए हैं, नाउ लेट अस सी वर दे एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। तो हमने ये ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, टू मेक इंडिया नेशन, पॉलिटिसाइज इंडियंस, ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म एंड थिंग्स लाइक दैट। इनमें जो पहले दो ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ, टू मेक इंडिया अ नेशन या टू प्रोवाइड या टू पॉलिटिसाइज इंडियंस, ये जो सारे पहले चार ही हैं, इनमें से ये जो दो हैं ये तो काफ़ी हद तक अचीव हुए ही हैं कि उन्होंने अपनी प्रेस से, उनके जो न्यूज़पेपर्स वगैरह वो रन कर रहे थे, या उन्होंने जो पिटीशंस वगैरह लिखी हैं, या उन्होंने जो मीटिंग्स कंडक्ट की हैं। आइडिया क्या था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में मीटिंग्स कंडक्ट करने का कि इंडिया के लोगों को ये नई फॉर्म ऑफ पॉलिटी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। इंडियंस अपने आप को एक सिंगल देश का ही हिस्सा माने, एक ही देश के नागरिक माने। तो उन्होंने इंडिया को नेशन बनाने की तरफ ही कॉन्ट्रीब्यूट किया। एंड ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म तो ऑफकोर्स उन्होंने प्रोवाइड किया ही है, डिफरेंट रीजनल लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So this objective was achieved. To politicize Indians. अब इंडियंस को किस तरह से पोलिटिसाइज किया जा सकता है कि पहले तो इंडियंस को समझ आए कि भाई तुम्हारी जो पोजीशन है वो सबजुगेटेड है इन दी इंपीरियल सेटअप, इन दी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ब्रिटिश एक सुपीरियर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तुम्हारी एक इन्फीरियर पोजीशन है। तुम इस सिचुएशन को समझो एंड ब्रिटिश से रिफॉर्म्स डिमांड करो। अब वो जो रिफॉर्म्स डिमांड कर रहे थे वो सारे इंडियंस के बिहाफ पे तो डिमांड कर रहे थे। इंडियंस को नई फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बताया, नई फॉर्म ऑफ एजिटेशन के बारे में बताया कि किस तरह से हम अपनी डिमांड्स को सरकार के सामने रख सकते हैं। दे हैड टू बी टॉट द पॉलिटिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने अपनी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन से ये चीज़ टीच करने की कोशिश की, लेकिन ऑब्जेक्टिव उनका था कि पहले एजुकेटेड इंडियंस को ही हम ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव भी उन्होंने अचीव किया क्योंकि उनके सेशंस ही इस तरह से रन होते थे। To promote democratization, to popularize the idea of democracy, popular sovereignty. फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें ये नए आइडियाज़ दिए, जो पॉपुलर सोवरेनिटी का प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन आया था पहली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उस आइडिया को पॉपुलराइज करवाना कि अब लोग राजाओं के अंडर काम नहीं करेंगे, लोग राजाओं से काम करवाएंगे कि द रियल पावर शुड बिलोंग टू द पीपल, इट इज़ द पीपल that constitute a nation and it is the nation that is constituted by the people that is sovereign and not the raja. अब राजा अथॉरिटी नहीं एक्सरसाइज करेगा, it is the लोग, it is the people, we the people who should exercise the authority. तो डेमोक्रेटाइजेशन प्रमोट करनी एंड अपनी एग्जाम्पल से ये करते थे। हमने देखा कि सेशंस डिफरेंट पार्ट्स में कंडक्ट हो रहे हैं, एक डिफरेंट रीजन का लीडर इलेक्ट किया जा रहा है एज द प्रेजिडेंट एंड डिफरेंट कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है इस तरह से। तो ये ऑब्जेक्टिव भी अचीव हुआ। फिर अचीवमेंट्स में हमने देखा कि उन्होंने नेशन बनाया, ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म दिया, पॉलिटिसाइजेशन की इंडियंस की। अब ये सारी जो बातें हैं
ये सारी बहुत ही ना अब्स्ट्रैक्ट सी बातें हैं। अभी आप बोलोगे सर ये तो नेशन बना के नहीं बना, पॉलिटिसाइजेशन हुई कि नहीं हुई, डेमोक्रेटाइजेशन प्रमोट हुई कि नहीं हुई, काफ़ी अब्स्ट्रैक्ट सी बातें हैं। अब क्या इन्होंने कुछ सब्सटेंशियल भी अचीव किया? अभी आप क्या आप बता सकते हो कि हाँ उन्होंने ये डिमांड किया एंड गवर्नमेंट ने ये डिमांड एक्सेप्ट कर दी एंड ये स्टेप ले लिया? एग्जैक्ट प्रिसाइज टर्म्स में बताओ कि उन्होंने क्या अचीव किया। तो इस कंटेक्स्ट में हम याद रखेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। 1885 में कांग्रेस बनी, कांग्रेस लीडर्स ने कुछ डिमांड्स रखी सरकार के सामने, वो डिमांड्स हमने स्टडी की हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है जो इंडियन गवर्निंग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करती है। लेट अस सी कि इस इंडियन काउंसिल्स एक्ट में क्या था एंड इसने कौन सी डिमांड्स को एक्सेप्ट किया एंड कौन सी डिमांड्स को रिजेक्ट किया। इस एक्ट को पहले तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखो, इसे लॉर्ड क्रॉस एक्ट भी बोलते हैं। लॉर्ड क्रॉस उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, तो उनके नाम पे इसे लॉर्ड क्रॉस एक्ट भी बोलते हैं। पॉलिटिकल डिमांड्स क्या थी मॉडरेट्स की, हमने ऑलरेडी स्टडी की हैं। इंडिया काउंसिल को अबॉलिश करो, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपैंड करो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स इंट्रोड्यूस करो, लोकल बॉडीज़ को पावर दो। एज फार एज द फर्स्ट डिमांड इज कंसर्न, एबोलिशन ऑफ इंडिया काउंसिल, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती है भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, रिजेक्टेड। कि इंडिया काउंसिल तो वो बेसिक इंस्टीट्यूशन है जिसके बेसिस पे हमने अपना इंडियन एम्पायर चलाया हुआ है। लंदन में हमें एक कंट्रोलिंग ऑफिस चाहिए, हमें लंदन में हमें एक कंट्रोलिंग इंस्टीट्यूशन चाहिए जो हमारे इंडियन एम्पायर को मैनेज करे। अब ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट कहाँ कहाँ है? अब ब्रिटिश कॉलोनीज तो सारी दुनिया में फैली हुई हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे सबको मैनेज करेगी? तो हमने एक ऑफिस क्रिएट किया हुआ है लंदन में जिससे हम अपने इंडियन एम्पायर को मेंटेन कर रहे हैं। उस ऑफिस को हम अबॉलिश नहीं कर सकते, इंडिया काउंसिल को हम अबॉलिश नहीं कर सकते। तो ये डिमांड तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दी गई। फिर एज फार एज दी रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज कंसर्न, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती है कि आपकी जेन्युइन डिमांड है। हमने पहले ही आपके बोलने से पहले 1861 के काउंसिल्स एक्ट में इंडियनाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दी थी। वहाँ हमने नॉमिनेशन का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ आप लोग कह रहे हो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपैंड किया जाए इंपीरियल लेवल पे भी एंड प्रोविंशियल लेवल पे भी। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम बातें कर रहे हो, मतलब डिमांड्स क्या थी हमारे मॉडरेट लीडर्स की? ये इलेक्शंस का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया जाए, एक्सपेंशन, इंडियनाइजेशन एंड इलेक्शंस। कह रहे एक्सपेंशन करने के लिए हम तैयार हैं, इंडियन मेंबर्स भी इंडक्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इंडियन मेंबर्स कैसे इंडक्ट किए जाएंगे? हमारे मॉडरेट लीडर्स डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शंस करो, भाई वोटिंग होगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज में बंदे लाइक कैंडिडेट्स खड़े होंगे एंड देन वोटिंग की जाएगी एंड जो बंदा सिलेक्ट होगा वो काउंसिल में बैठेगा। ब्रिटिश सरकार कहती है कि अभी इंडियंस, हमें नहीं लगता कि इंडियंस अभी इस मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए इंडियंस तैयार हैं, तो हम अभी क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सो दिस डिमांड वाज partially accepted by the British government, British Parliament in the Indian Councils Act of 1892. किस तरह से partially accepted? कि system of indirect elections was introduced. ठीक है जी, इंडियनाइजेशन, एक्सपेंशन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। फिर हमारे मॉडरेट लीडर्स डिमांड क्या कर रहे थे कि इन लेजिस्लेचर्स को भाई कुछ पावर भी दे दो, काउंसिल तो बना दी है, इंडियंस भी बिठा दिए हैं, इलेक्शंस भी चलो इनडायरेक्ट इलेक्शंस तुमने इंट्रोड्यूस कर दिए, अब कुछ पावर्स भी दे दो। डिमांड क्या की जा रही थी कि जैसे किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि पार्लियामेंट के पास बजट को अप्रूव करने की, बजट को वोट करने की, डिस्कस करने की पावर होती है, हमारी काउंसिल्स के पास भी ये पावर हो। तो ब्रिटिश सरकार कहती है कि तुम ठीक है, तुम बजट डिस्कस तो कर सकते हो, लेकिन अभी वोटिंग वाला प्रोसीजर हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो यू कैन डिस्कस द बजट बट यू कैन नॉट वोट ऑन द बजट। ठीक है जी। पावर टू लोकल बॉडीज़, पहले ये देख लेते हैं, अभी आंसर तो इसका पहले ही आ गया। पावर टू लोकल बॉडीज़ डिमांड कर रहे थे कि लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो लोकल बॉडीज़ बनी हैं अब उन्हें कुछ पावर भी दे दो, डीसी से पावर लेके कुछ इनको पावर दे दो। तो ये बात भी उन्होंने पार्शियली एक्सेप्ट कर ली, म्यूनिसिपैलिटीज़ को थोड़ी सी ज़्यादा पावर दी। किस तरह से पावर दी, ये इसी इनडायरेक्ट इलेक्शंस वाले टॉपिक के साथ रिलेटेड है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या थे कि मान लो बंगाल प्रोविंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें, हर प्रोविंस में भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, एक सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। हर एक प्रोविंस में
जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके बंदे किस तरह से इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, ये जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी बोर्ड्स हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, ये मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे इन इलेक्शंस के लिए। एंड इन्हीं मेंबर्स में से कुछ बंदे प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठेंगे। तो जो प्रोविंशियल लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रही हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो बंदे वो म्यूनिसिपैलिटीज़ द्वारा नॉमिनेट किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी बोर्ड्स द्वारा नॉमिनेट किए जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली पावर टू लोकल बॉडीज़ तो हो ही गई। नेक्स्ट, बजट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दे कुड डिस्कस बट नॉट वोट ऑन द बजट। लास्ट जो अपना बचा है, इंडियन मेंबर्स इन दी वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये तो मुझे आप बताओगे, क्या लगता है आपको, सरकार मान लेगी ये डिमांड, कर देगी इंडियन मेंबर इंट्रोड्यूस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय? रियल पावर किसके हाथ में थी एज फार एज इंडिया के अफेयर्स इन इंडिया आर कंसर्न? वो थी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, वाइसरॉय के पास, गवर्नर जनरल के पास। एक्चुअल पावर वो एक्सरसाइज कर रहा था। वहाँ क्या इंडियनाइजेशन इंट्रोड्यूस किए जाएगी? वहाँ कोई इंडियनाइजेशन नहीं है, ये कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दी गई डिमांड। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स पे मॉडरेट्स की परफॉर्मेंस थी। तो आप बता सकते हो कि क्या मॉडरेट्स ने अचीव किया एंड क्या अधूरा रह गया, एंड उसके लिए अब आगे क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, एंड इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो डिमांड्स थी वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं, एंड इन डिमांड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की क्या अचीवमेंट्स आई वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं। लेकिन एक बहुत बेसिक ऑब्जेक्टिव था जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, जिसकी परफॉर्मेंस क्या रही वो हमने अब तक डिस्कस नहीं की। वो ऑब्जेक्टिव था टू फ्रेम अ नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म। क्या बताया था मैंने इस केस में आपको कि ब्रिटिश जब इंडिया आए थे, जब से वो इंडिया आए थे, उन्होंने इंडिया आके अपनी एक मॉरल हेजेमनी क्रिएट कर ली, मॉरल अथॉरिटी क्रिएट कर ली, मॉरल सुपीरियॉरिटी क्रिएट कर ली कि हम एक बेटर सिविलाइजेशन है, तुम एक इन्फीरियर सिविलाइजेशन के लोग हो। हमारी एक बेटर सिविलाइजेशन है, तुम्हारी एक इन्फीरियर सिविलाइजेशन है। हम इंडिया में इसलिए आए हैं ताकि तुम्हारी बैकवर्ड सिविलाइजेशन को हम सिविलाइज कर पाएँ। ये वो क्लेम करते थे, ये उनका मॉरल क्लेम टू अथॉरिटी था कि हम इंडिया में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए बैठे हुए हैं, हमारा कोई दिल नहीं कर रहा कि हम घर छोड़ के आएँ। इस मॉरल क्लेम को चैलेंज करना वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स था कांग्रेस लीडर्स का। किस तरह से ये मॉरल ये ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? बाय अंडरस्टैंडिंग द ट्रू नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म, कि हम समझे तो कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, जो ब्रिटिश स्टेट इन इंडिया है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है, उसका ट्रू ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ट्रू नेचर क्या है। क्या ये जो क्लेम कर रहे हैं कि हम हमारे बेनिफिट के लिए ये लोग आए हुए हैं, क्या ये क्लेम सच्चा है? उसको एनालाइज करेंगे। अब इस कंटेक्स्ट में वो देते हैं इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म, उसके इकोनॉमिक कैरेक्टर को ये एनालाइज करते हैं, एंड देन इन्हें रियलाइज होता है कि ये तो एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर है, तो उसका ये क्रिटिसिज्म प्रेजेंट करते हैं। तो इस क्रिटिसिज्म से वो एक मॉरल हेजेमनी को चैलेंज करते हैं। इस क्रिटिसिज्म से वो जो मॉरल क्लेम टू अथॉरिटी होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको वो चैलेंज करते हैं। अब लास्ट हमारा यही टॉपिक रहेगा, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। मॉरल क्लेम ऑफ द ब्रिटिश राज ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि अंपायर एज बेनिफिशियल टू इंडिया एंड इंडियंस, कि तुम्हारे बेनिफिट के लिए हम आए हुए हैं। बेनोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द अंपायर है कि तुम्हारे भले के लिए, आउट ऑफ से के आर कंपैशन हम यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो हमारा तो इंग्लैंड में बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर इतनी गर्मी है, इतनी डिजीज़ हैं, इतने लोग हैं, पसीना है, किसका दिल करता है कि यहाँ पे रहें, ऐसा वो बोल रहे थे हम। लेकिन सिर्फ तुम्हारे बेनिफिट के लिए इंडिया बैठे हुए हैं, ये हमारा वाइट मैन्स बर्डन है। हम अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि तुम्हारे जैसे बैकवर्ड लोगों को हम सिविलाइज करना चाहते हैं, तो ये हमारा ग्रेट सिविलाइजिंग मिशन भी है। ये इनका था मॉरल क्लेम, ऐसा ये क्लेम करते थे कि ऐसा आएंगे। क्या ऐसा सही में था? इस केस में अब एज फार एज द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म इज कंसर्न, 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के आप नाम याद रखोगे जिन्होंने ये क्रिटिक डेवलप किया, जिन्होंने ये एनालिसिस किया है कि व्हाट वाज द रियल नेचर ऑफ कॉलोनियलिज्म। दादा भाई नेहरू जी,
जिनके बारे में आप पढ़ चुके हो, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नेहरू जी को आप याद रखोगे, इन्हें इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर टू ब्रिटेन भी बोला जाता था। ये सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, इंग्लैंड में सेटल भी हुए थे, कुछ टाइम के लिए इंडिया आ गए थे, वापस फिर इंग्लैंड जाके सेटल हो जाते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली उन जमानों में ये ब्रिटिश, आपको मैंने बताया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इलेक्ट हुए, हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इलेक्ट हुए थे, तो इन्हें अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन भी बोला जाता है। तो इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन डेवलपिंग द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। इनकी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इंडिया में कैसा अन ब्रिटिश सा सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है एंड किस तरह से इसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी जनरेट हो रही है, पॉवर्टी लाइक एनहांस हो रही है इंडिया में बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया। दूसरा नाम है जस्टिस MG रानीडेगा, ऑलरेडी आप इनके बारे में जानते हो, फर्स्ट जज ऑफ अ हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे ये, फर्स्ट इंडियन टू बी लाइक चूजन एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। इनकी बुक थी एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स। तीसरा नाम है RC दत्त का, RC दत्त, रमेश चंद्र दत्त, इनकी बुक थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इन तीनों पर्सनैलिटीज़ ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इनकी इन्हीं बुक से ये इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म निकला है। तो क्या कहते हैं ये हम देखते हैं। वो व्हाट इज, मतलब वो एनालाइज क्या करते हैं, व्हाट इज़ द रियल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये इस आंसर पे पहुंचते हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तीनों ही अपनी बुक्स में कि द रियल पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोई बेनिफिट करना नहीं है, कोई सिविलाइज करना नहीं है, ये तो सब बातें हैं, गुमराह किया जा रहा है। रियल पर्पस तो है इनका इकोनॉमिक। भूलना नहीं चाहिए हमें कि ब्रिटिश इंडिया क्यों आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे, इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए आए थे। हमने 3 फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की थी, याद है, एक्सप्लॉयटेशन बाय मर्चेंट कैपिटल, एक्सप्लॉयटेशन बाय इंडस्ट्रियल कैपिटल, एक्सप्लॉयटेशन बाय फाइनेंस कैपिटलिज्म। मर्चेंट कैपिटल फर्स्ट फेज में हुई थी, सेकंड फेज में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से एक्सप्लॉयटेशन हुई थी। एंड मैंने आपको बताया था 1857 के बाद जो एक्सप्लॉयटेशन बाय फाइनेंस कैपिटल है वो वाला फेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड फाइनेंस कैपिटल में हमने एग्जांपल ली थी रेलवेज की, कि ब्रिटिश जनता ब्रिटेन में कुछ कंपनीज बना रही है, उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है एंड वो कंपनीज इंडिया में रेलवेज बना रही हैं। तो रेलवे से जो भी फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, सारा का सारा प्रॉफिट जा रहा है ब्रिटेन। इसी तरह से और भी अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें, जूट इंडस्ट्री है, इंडिया में जूट इंडस्ट्री किसने लगाई, ब्रिटेन ने लगाई। ब्रिटेन कहता कि देखो हम तुम्हारे देश में कितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, तुम यहाँ पे लाइक जूट ग्रो करते थे लेकिन उसका तुम्हारे लिए कोई यूज़ नहीं था, हमने तो जूट इंडस्ट्री क्रिएट कर दी है तुम्हारे लिए। किसको बेनिफिट हो रहा है इससे, तुम्हें बेनिफिट हो रहा है। अब दादाजी क्या बोलते हैं, दादा भाई बोलते हैं कि भाई एक सेकेंड, जूट कंपनी कहाँ बनी है, ब्रिटेन में। पैसा किसने इन्वेस्ट किया, ब्रिटेन के लोगों ने। ये कंपनी ने इंडिया में फैक्ट्री लगाई है जूट की, वो फैक्ट्री से जो भी प्रॉफिट आएगा वो कौन लेके जा रहा है, ब्रिटेन के लोग लेके जा रहे हैं। तो ये किस तरह का बेनिफिट है, ये कैसा तुम फ़ायदा कर रहे हो हमारा, इससे तो तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है, हमारे देश के जूट से तुम अपना प्रॉफिट कमा रहे हो। ये तो इससे तो इंडिया की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इंडिया में पॉवर्टी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और भी काफ़ी तरीके थे, वो हम देखेंगे भी किस किस तरह से ये एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी इंडिया में। तो ये इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि रियल पर्पस क्या था ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में, इट वॉज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द होम कंट्री। इसी चीज़ के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं कॉलोनियल नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब कहते हैं कि कॉलोनियल कैरेक्टर है, क्या मतलब है कॉलोनियल कैरेक्टर का, कॉलोनियल नेचर का, कि कॉलोनी एग्जिस्ट करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द होम कंट्री। कॉलोनी एग्जिस्ट ही इसलिए करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द होम कंट्री। अगर कॉलोनी बेनिफिट देना बंद कर दे तो होम कंट्री कॉलोनी को ही छोड़ देगी। ये चीज़ हमें लाइक ये इन जनरल ट्रू है। मतलब व्हेन वी से दैट कॉलोनियलिज्म था, क्या मतलब है कॉलोनियलिज्म था, कि कुछ टेरिटरी को होम कंट्री के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डीकोलोनाइजेशन हुआ का मतलब क्या है कि वो कॉलोनीज़ ने अपने आप को होम कंट्री के कंट्रोल से रिलीज़ कर दिया। अब ये 2 तरह के प्रोसेसेस हुए जब ये डीकोलोनाइजेशन हुआ। जस्ट थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ टाइम में। एक तो होता है कि लोगों ने होम कंट्री से अपनी इंडिपेंडेंस छीन ली। होम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सिचुएशन एनालाइज करो,
अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होम कंट्री को लगेगा कि भाई इस टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए, इस टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, तो होम कंट्री इस टेरिटरी को मेंटेन नहीं करेगी, होम कंट्री इस टेरिटरी को छोड़ देगी। विच वॉज द केस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब इंडिया भी आज़ाद हुआ, काफ़ी सारे कंट्रीज डीकोलोनाइज हुए। ब्रिटेन इकोनॉमिकली काफ़ी वीक हो गया था बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। करेंगे ये सारी बातें, अब मोटा सा वैसे ही आप सुन दो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन इकोनॉमिकली, मिलिटरीली बहुत वीक हो गया। ब्रिटेन के पास इतने मटेरियल रिसोर्सेस नहीं थे कि इतनी सारी कॉलोनीज़ को मेंटेन कर सके। इसलिए जब कॉलोनीज़ के लोग अपनी आज़ादी डिमांड करते हैं तो ब्रिटेन ने ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, चलो यार ले लो आज़ादी, क्योंकि हमें भी ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा है। तुम्हें मेंटेन करने में हमारा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तुमसे बेनिफिट हमें कम मिल रहा है। तो डीकोलोनाइजेशन का रीज़न भी इकोनॉमिक है, कॉलोनाइजेशन का रीज़न भी इकोनॉमिक है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉलोनियल नेचर ऑफ इकोनॉमी। व्हेन द कॉलोनी इज मेंटेन, व्हेन अ टेरिटरी इज मेंटेन फॉर द बेनिफिट ऑफ द होम कंट्री। तो इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो कॉलोनियल नेचर ऑफ इकोनॉमी थी। यही कॉलोनियल नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज द मेन ऑब्स्टेकल इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या इंडिया गरीब क्यों है? क्योंकि भाई इंडियन इकोनॉमी को डेवलप ही नहीं किया जा रहा। इंडियन इकोनॉमी को तो ब्रिटिश इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए रन किया जा रहा है। इंडिया में अगर जूट है तो उसका बेनिफिट ब्रिटेन को जा रहा है। इंडिया में अगर रेलवेज आ रही हैं उसका बेनिफिट ब्रिटेन को जा रहा है। इंडिया में अगर कोल है उसका बेनिफिट ब्रिटेन को जा रहा है। इंडिया में अगर टी ग्रो किया जा रहा है उसका बेनिफिट ब्रिटेन को जा रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी के क्योंकि एक्सप्लॉयट किया जा रहा है इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, British economic development. This is the main obstacle in the Indian economic development. ठीक है, this was leading to poverty and impoverishment of the Indians. अब आते हैं नेचर ऑफ एक्सप्लोरेशन। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है, ब्रिटिश स्कॉलर्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यार तुम कैसी बातें कर रहे हो। वही बात जो मैंने पहले भी की कि यहाँ पर हमने रेलवेज डेवलप की हैं, यहाँ पर हमने फैक्ट्रीज़ लगाई हैं, यहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, यहाँ पर हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट का प्रतीक नहीं लग रही तुम्हें? ये सारी चीज़ों से तुम्हें ये नहीं लग रहा कि हम तुम्हारे लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं? तो मॉडरेट्स क्या कहते हैं यहाँ पे, वो जो इकोनॉमिक मॉडरेट्स हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक सेकेंड, हम ये नहीं कह रहे कि तुम लोगों ने लूट मचाई हुई है, तुम लोगों के घर जाके उनसे पैसा छीन रहे हो। नो लूट, नो प्लंडर, नो डायरेक्ट वायलेंस। वो कहता है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ। अब क्या है, बहुत ही सटल मैनर में, बहुत ही इनडायरेक्ट मैनर में एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ऊपर से देख के लगता है सिचुएशन बहुत अच्छी है कि लाइक गाड़ियाँ चल रही हैं, इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन जिस सिस्टम में ये सब कुछ हो रहा है, ये सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर है। इंडियंस के एंटी है ये सिस्टम, ये ब्रिटेन को फेवर कर रहा है ये सिस्टम। सटल एंड इनडायरेक्ट मैनर में एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। वही कि जैसे अब जूट फैक्ट्री है, हाइपोथेटिकली, मतलब एक एग्जांपल ले लें, अगर जूट फैक्ट्री है उसमें इन्वेस्ट किया है ब्रिटिश इन्वेस्टर्स ने, प्रॉफिट जा रहे हैं ब्रिटेन। वो जो लेबर हायर की हुई है, लेबर को बहुत ही मिनिमम वेजेस पे की जा रही हैं, जिससे उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। एंड जैसे असम वाली जो टी प्लांटेशंस हैं, टी प्लांटेशंस में तो इंडेंचर्ड लेबर है। इंडेंचर्ड लेबर का क्या मतलब है? उनके कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें भेजा जाएगा कि आप इसी प्लांटेशन के ऊपर रहोगे, इसी प्लांटेशन के ऊपर 5 साल के लिए काम करोगे एंड आप इस प्लांटेशन को छोड़ के नहीं जा सकते। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट स्लेवरी लाइक कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी टी प्लांटेशंस में, कि इंडियंस की लेबर को इस तरह से एक्सप्लॉयट करके तुमने अपनी टी इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाया। चलो कमा लिया जी प्रॉफिट, फिर वो प्रॉफिट भी इंडियंस की बेनिफिट के लिए थोड़ी है, वो प्रॉफिट तुमने भेज दिया ब्रिटेन। ये तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है। यही चीज़ बोली दादा भाई नौरोजी ने, आलसी दत्त ने, MG रेनेडी जी ने। ठीक है जी। तो सटल मैनर में, इनडायरेक्ट मैनर में एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, डायरेक्ट लूट प्लंडर नहीं हो रहा है। वो सब प्लसी वाले दिन गए चले। तो यहाँ पे रेलवेज वाली एग्जांपल्स है, ये ऑलरेडी आपको पता ही है, ये मैंने एग्जांपल दी हुई है। प्राइवेट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन ब्रिटेन, गारंटीड प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें तो इंडिया को एक्सप्लॉयट कर रही थी। फिर रेलवेज की डेवलपमेंट का ना एक और एस्पेक्ट है, मतलब किस तरह से इंडिया इम्पॉवरिश हो रहा था एंड ब्रिटेन को फ़ायदा हो रहा था।
कहीं भी अगर आप जैसे आज की डेट में लगा लो रेलवेज आपने कहीं डेवलप करनी हो तो रेलवेज के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपकी डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि आपको रेल्स चाहिए, पटरियाँ, क्योंकि आपको वैगन्स बोगीज बनाने हैं उसके लिए आपको आयरन एंड स्टील चाहिए, आपको इंजन बनाना है अपने ट्रेन का चलाने के लिए उसके लिए आपको मैकेनिकल नो हाउ चाहिए। तो रेलवेज जहाँ भी डेवलप होती हैं उसके साथ ऑक्सिलरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत हो जाती है, वर्कशॉप्स डेवलप होती हैं, स्टील इंडस्ट्री डेवलप होती है, एंड जो स्टेशन वगैरह बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री डेवलप होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं इंडिया में नहीं हो रही थी। ब्रिटेन ने अगर इंडिया में रेलवेज डेवलप की हैं तो रेल की पटरियां कहाँ से आएंगी, ब्रिटेन से इंपोर्ट होंगी। इंजन कहाँ से आएगा ट्रेन का, ब्रिटेन से इंपोर्ट होगा। बोगीज कहाँ से आएंगे, ब्रिटेन से इंपोर्ट होंगे। अगर ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं उसके लिए स्टील कहाँ से आएगा, ब्रिटेन से इंपोर्ट होगा। रेलवेज तो ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए मार्केट बनी हुई है, ब्रिटिश इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है इंडियन रेलवे डेवलपमेंट से, उनके तो लाइक मौज लगी हुई है कि बनाते रहो स्टील, इंडिया में कोई एक नई लाइक पटरी को चला देंगे, एक रेलवे ट्रैक बना देंगे। उनको लाइक इंडिया एक मार्केट बना हुआ है ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए, उससे भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो ये नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को समझा मॉडरेट लीडर्स ने, लोगों के सामने भी रखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने भी रखा, लोगों को ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश कलोनियलिज्म बताई, ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया समझाया, एंड मॉरल क्लेम ऑफ ब्रिटिश राज को चैलेंज किया। मॉरल हेजेमनी जो दबदबा बना हुआ था ब्रिटिश सरकार का, मॉरल हेजेमनी ऑफ द ब्रिटिश राज को चैलेंज किया। कोल माइनिंग इंडस्ट्री में, मतलब कोई भी आप इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लो, जूट, कोल, टी, ये ओपियम एक्सपोर्ट वगैरह होता था, ओपियम ट्रेड वगैरह होता था चाइना के साथ, देन आपका इंडिगो ट्रेड, कोई भी आप इंडस्ट्री ले लो, हर इंडस्ट्री एक्सप्लॉयटेटिव पैटर्न पे चल रही थी। टी एंड जूट इंडस्ट्री ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये व्हाट वाज ऑल दीज थिंग्स लीडिंग टू, ऑल दीज थिंग्स वर लीडिंग टू ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। इंडिया का पैसा ब्रिटेन जा रहा था। व्हाट वर द डिफरेंट चैनल्स, तो एक तो पहले आप टर्म याद रखोगे, दादा भाई नौरोजी के साथ प्राइमरली एसोसिएट की जाती है, लेकिन बाकी दो बंदों का भी आप नाम याद रखोगे इस थ्योरी में, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली थ्योरी में। किन चैनल्स से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी? एक तो ब्रिटिश कंपनीज जो कि ब्रिटेन में रजिस्टर्ड थी, उनके जो प्रॉफिट्स जा रहे थे, ऑलरेडी हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया कि इंडिया में काम कर रही ब्रिटिश कंपनी जब प्रॉफिट्स भेज रही है अपने होम कंट्री में तो उससे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है। दूसरा चैनल क्या था? उन कंपनीज में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर तो ब्रिटिश बंदे आके लाइक ब्रिटेन से लोग आके उन कंपनीज को मैनेज कर रहे हैं, उनकी सैलरियाँ भी जा रही हैं, उनकी पेंशन्स भी जा रही हैं, वो कहाँ जा रही हैं? ब्रिटेन जा रही हैं। फिर ये सैलरीज वाला एस्पेक्ट तो सरकारी अफसरों के लिए भी ट्रू है। गवर्नर जनरल है, गवर्नर है, उनका स्टाफ है, अगर लंदन से इंडिया आ रहा है, इंग्लैंड से इंडिया आ रहा है, उनको सैलरीज दी जा रही हैं। सैलरीज उनकी बहुत लेविश थी, उनको पेंशन्स दी जा रही हैं, रिटायर होके वो वापस चले जाते हैं लंदन, सारा का सारा जो पैसा है इंडियन रेवेन्यूज का से दिया गया जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाता है लंदन। तो ये एक चैनल था जिसके थ्रू ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी अकॉर्डिंग टू द मॉडरेट लीडर्स। यूज ऑफ इंडियन आर्मी फॉर ब्रिटिश ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी, इजिप्ट में लड़ाई हुई, क्रीमियम वॉर हुई, अफगानिस्तान वॉर हुई। अब ब्रिटेन के अपने पंगे चल रहे हैं सारी दुनिया में, लड़ता रहे, लेकिन जब लड़ाई करनी होती है उसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए आर्मी चाहिए, उसके लिए बंदे चाहिए। अब ये सब इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। ये जो पैसा है, इंडियन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी तो ब्रिटिश बेनिफिट के लिए हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। फिर जो सबसे ज़्यादा चीज़ खटकती थी वो थे होम चार्जेस। होम चार्जेस क्या थे? ये बस टर्म ही अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, समझाया मैंने आपको पहले ही हुआ है। होम चार्जेस वो चार्जेस थे जो ब्रिटेन में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए चार्जेस हो रहे थे। जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसकी सैलरी कहाँ से जा रही थी? इंडियन रेवेन्यूज से। इंडिया ऑफिस, 15 मेंबर इंडिया काउंसिल एग्जिस्ट करती है, उन 15 बंदों की सैलरी एंड जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो कहाँ से पे किए जा रहे थे? इंडियन रेवेन्यूज से पे किए जा रहे थे। फिर जो सेक्रेटेरियल स्टाफ, उन्होंने ऑफिस स्टाफ रखा हुआ है, रेंट वगैरह दे रहे हैं, बिजली वगैरह दे रहे हैं, जो भी सब कुछ जो ऑफिस मेंटेन करने के खर्चे होते हैं वो कहाँ से दिए जा रहे हैं? इंडियन रेवेन्यूज से दिए जा रहे हैं।
इस चीज़ के बहुत खिलाफ थे मॉडरेट लीडर्स। ये कहते हैं कि होम चार्जेस आप बंद करो। मैंने आपको डिमांड्स में भी जो पहली चीज़ बताई थी वो यही बताई थी कि अबॉलिशन ऑफ इंडिया काउंसिल। कह रहे मतलब वो लंदन में बैठे क्या कर रहे हैं, ये तो मतलब इंडिया में काम भी नहीं कर रहे हैं, इंडिया वो आते भी नहीं है, लंदन में बैठे ही वो हमारे पैसे लूट रहे हैं, लंदन में बैठे वो रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं, भी आज ये कर दो आज वो कर दो। गवर्नर जनरल कंट्रोल कर रहा है, वो भी हमें बात समझ आती है, वो एटलीस्ट इंडिया आके इंडियन सिचुएशन को देख तो रहा है। ये इंडिया काउंसिल वालों को क्या समझ आ रही है इंडियन सिचुएशन के बारे में, क्या वो रिमोटली कंट्रोल कर लें। उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, गवर्नर जनरल इंप्लीमेंट करने लग गया। कह रहे भी ये सिस्टम ही ठीक नहीं है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कि इससे जो होम चार्जेस जा रहे हैं उन सब की सैलरी तुम इंडियन रेवेन्यू से दे रहे हो, वो चीज़ इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट कर रही है। तो ये डिफरेंट एवेन्यूज थे, डिफरेंट चैनल्स थे जिससे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही थी। नेगेटिव रिजल्ट क्या है ड्रेन ऑफ वेल्थ का? चलो भी इंडिया का पैसा चला गया ब्रिटेन। अब अगर ये पैसा ब्रिटेन ना जाता, अगर वो जो टी कंपनी है वो ब्रिटेन में रजिस्टर्ड ना होती, इंडिया में रजिस्टर्ड होती, तो उसका प्रॉफिट इंडिया में रहता, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फर्दर वो एड करता। रेलवेज अगर ब्रिटेन में वो रजिस्टर्ड ना होती, इंडिया में रजिस्टर्ड होती है एंड उनका प्रॉफिट इंडिया ही रहता, तो वो पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता था फर्दर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो ड्रेन से क्या हो रहा है कि सरप्लस सारा इंडिया से इंग्लैंड जा रहा है। द सरप्लस वेल्थ ऑफ इंडिया इज बीइंग सक्ड टू ब्रिटेन। इंडिया में पीछे क्या बचा? बेयर मिनिमम सब्सिस्टेंस, बेयर मिनिमम इकोनॉमिक नीड्स की सेटिस्फैक्शन, उससे ज़्यादा कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सरप्लस मनी फ्रॉम इंडिया वॉज टेकन टू ब्रिटेन। क्या हो रहा था इससे? नो कैपिटल अक्यूमुलेशन इन इंडिया। इंडिया में जो कंपनीज थी वो पैसा अक्यूमुलेट ही नहीं कर पाती थी क्योंकि एक्स्ट्रा तो सारा ब्रिटेन ले जाते थे। दिस रिजल्टेड इन पुअर इकोनॉमिक, पुअर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको ना सरप्लस वेल्थ चाहिए जो आप इन्वेस्ट कर पाओ। वो आपके पास होगी तो आप इन्वेस्ट करोगे। होती आपके लिए इसलिए नहीं, आपके पास इसलिए नहीं थी क्योंकि वो सारा पैसा ब्रिटेन जा चुका है। तो नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड दिस इन टर्न लेड टू पुअर एंड इम्पोवरिश्ड कंट्री, पॉवर्टी इन इंडिया। तो बुक का नाम ही आप देख लो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नेहरू जी की बुक, याद रखना आप। तो दिस वॉज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। पहले क्या किया मॉडरेट लीडर्स ने? कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल को समझा। किस तरह का कैरेक्टर है? कॉलोनियल कैरेक्टर है। किस उससे हो क्या रहा है? एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल कैरेक्टर से क्या हो रहा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है। किन चैनल्स के थ्रू ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है वो समझा। ड्रेन ऑफ वेल्थ से नुकसान क्या हो रहा है ये समझा। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? पॉवर्टी इन इंडिया, एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया। तो दिस वॉज द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को पता है। इट अंडरमाइंड द मॉरल फाउंडेशंस ऑफ द ब्रिटिश राज, अंडरमाइंड द, challenge the moral authority of the Raj, challenge the moral hegemony of the British Raj by linking Indian poverty with the colonial control of India। किस तरह से उन्होंने मॉरल फाउंडेशंस को चैलेंज किया कि तुम बात कर रहे हो सुपीरियोरिटी ऑफ सिविलाइजेशन की, ग्रेट सिविलाइजिंग मिशन की, वाइट मैन्स बर्डन की, लेकिन इंडिया तो गरीब ही इसलिए है क्योंकि तुमने कॉलोनियल कंट्रोल बनाया हुआ है। फिर किस तरह की सिविलाइजेशन की तुम बात कर रहे हो? तो तुम अपने सिस्टम को रिफॉर्म करो, तुम इस सिस्टम में चेंजेस लेके आओ। ये इनकी वीकनेस थी कि इन्होंने ना कभी भी, इन्होंने इतना अच्छा एनालिसिस दिया कि इंडिया में ये प्रॉब्लम्स हैं। क्यों ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं? बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल नेचर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करती हैं। सॉल्यूशन तो इसका आइडियली ये होना चाहिए था, इसका जो लॉजिकल स्टेप है वो ये होना चाहिए था कि अब इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। ये कहते हैं कि नहीं, वी बिलीव दैट ब्रिटिश पीपल आर गुड पीपल, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अ सर्टेन बेनोवलेंट कैरेक्टर, जस्ट वो मिसगाइडेड है, उन्होंने गलती से ऐसा कर दिया होगा। हम बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस सिस्टम को रिफॉर्म कर दो, लिमिटेड चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दो। ये वन ऑफ द वीकनेसेस ऑफ मॉडरेट्स थी। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इस चीज़ का कि इन्होंने बहुत ही साइंटिफिक सा एनालिसिस पेश कर दिया, साइंटिफिक सी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी कि इंडिया गरीब क्यों है, इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं।
लेकिन इन्होंने कभी भी इस चीज़ का सोल्यूशन ये नहीं समझा कि हमने ब्रिटेन से अपना पूरा रिलेशन ही तोड़ देना है। जनरेटेड एंगर अमंग द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि उन्होंने इंडिया के लोगों में एंगर जनरेट किया कि अच्छा यार हम इसलिए गरीब हैं क्योंकि इन्होंने गलत सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है। बट वही बात है कि वीकनेस क्या थी कि वो इस एंगर को चैनलाइज नहीं कर पाए। लोगों को ये तो पता चल गया कि यार बहुत गलत बात है। अब लोग कहते हैं कि आगे कुछ कदम उठाएं, ये कहते हैं नहीं ब्रिटेन के लोग अच्छे लोग हैं, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो अब लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट हो रही है कि भाई इसे हम एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम में रह क्यों रहे हैं, हम इनको अपोज क्यों नहीं कर रहे। तो फिर न्यू सेट ऑफ लीडर्स इमर्ज्ड। अब मॉडरेट्स की जगह पर एक्सट्रीमिस्ट आएंगे। वो इस बात को समझेंगे कि भाई लोगों में जो आक्रोश पैदा हुआ है हम उस आक्रोश को कैपिटलाइज करें, आक्रोश के ऊपर कैपिटलाइज करें एंड ब्रिटिश को अपोज करना स्टार्ट करें। उनसे अब स्वराज की डिमांड की जाए। इंस्टेड ऑफ लिमिटेड रिफॉर्म्स लेट अस स्टार्ट डिमांडिंग स्वराज। तो ये चेंज लेकिन कौन लेके आया इंडियन पॉलिटिक्स में? एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स कभी ये चेंज नहीं ला पाए, वो हम एक्सट्रीमिस्ट वाले पार्ट में समझेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा इसके साथ मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस कंप्लीट होता है। हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडरेट कांग्रेस एंड लीडर्स ऑफ मॉडरेट कांग्रेस के साथ स्टार्ट किया था। हमने फिर इनकी मेन डिमांड्स देखी, इनके मेन मेथड्स देखे कि किस तरह से इन्होंने अपनी वो डिमांड्स सरकार के सामने रखी एंड लास्टली हमने देखा कि उन्होंने क्या अचीव किया। ये पोर्शन ख़त्म करने से पहले आप मेरी एक बात ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडरेट्स की एक अचीवमेंट बताओ तो क्या बताओगे आप? वो इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। उन्होंने ये जो मॉरल हेजेमनी ऑफ राज को चैलेंज किया, ये इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इन दी इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि मॉडरेट्स को बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज कर देते हैं, क्या इन्होंने, जैसे एक्सट्रीमिस्ट ने भी किया एंड आप लोगों में से भी कुछ लोग हो सकते हैं जो कहेंगे यार क्या इन्होंने घटिया पॉलिसीज़ अपनाई हैं। लेकिन एक जो अच्छी चीज़, मतलब सबसे जो अच्छी चीज़ उन्होंने की है वो ये है कि उन्होंने लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग दी है कि ब्रिटिश रूल क्यों इंडिया के लिए ख़राब है। लोगों को ये चीज़ पता होगी तभी तो वो इफ़ेक्टिवली ब्रिटिश रूल को अपोज कर पाएंगे। तो their star achievement was that they presented the economic critique of colonialism, and by presenting the economic critique of colonialism, they challenged the moral authority of the Raj. They prepared foundation for the later stages of the nationalist movement. जो मास फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट आया उसकी जो फाउंडेशन थी वो मॉडरेट्स ने तैयार की थी। आगे उसी फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन से वो आगे नहीं बढ़े, ये उनकी वीकनेस थी। उसी फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड करेंगे एक्सट्रीमिस्ट जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसी के ऊपर बिल्ड करेंगे महात्मा गांधी एंड अदर लीडर्स जो कि बाद में आते हैं। ठीक है जी। तो दैट इज ऑल एज फार एज द मॉडरेट फेज ऑफ द कांग्रेस इज कंसर्न। हाँ जी। तो हैविंग स्टडीड द अचीवमेंट्स एज वेल एज लिमिटेशंस और वीकनेसेस ऑफ द मॉडरेट्स, अब हम आते हैं कि इंडिया में न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स किस तरह से इमर्ज हुई, क्यों इमर्ज हुई। इसमें एक बेसिक फैक्टर क्या है, इस पोर्शन में हम बेसिकली फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसने एक नई डायरेक्शन दी इंडियन पॉलिटिक्स को। 1885 से 1900 तक इंडियन पॉलिटिक्स वर डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स। क्यों फिर एक नई फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स डेवलप हुई, इसकी बैकग्राउंड तो हम कुछ डिस्कस कर ही चुके हैं, जैसे कि फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स टू गेट देयर डिमांड्स एड्रेस्ड। कुछ डिमांड्स तो उन्होंने एड्रेस करवा ली, कुछ डिमांड्स उनकी रिजेक्ट हो गई एंड सर्टेन सेक्शन ऑफ इंडियन लीडर्स दे वर डिससैटिस्फाइड विद द मेथड्स दैट वर अडॉप्टेड बाय द मॉडरेट्स। कि क्या ये भीख सी मांग रहे हैं, प्रेयर प्रेस पिटीशन, अब छीन के लेंगे आज़ादी अपना। लाइक जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, वो कहते हैं स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। कि मैं स्वराज किसी से मांगूंगा थोड़ी, लाइक भीख थोड़ी मांगूंगा कि प्लीज़ मेरे को सेल्फ रूल दे दो। स्वराज तो मेरा बर्थ राइट है एंड आई शैल हैव इट, कि मैं लेके रहूँगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट का गिफ्ट नहीं है स्वराज। ठीक है जी। तो फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स टू गेट देयर डिमांड्स एड्रेस, एक बार लिस्ट आउट कर देता हूँ फिर वन बाय वन डिस्कशन करूंगा मैं। रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, जो कि मॉडरेट्स ने किया, कॉलोनियल कैरेक्टर एक्सपोज किया। ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एंटी वेस्टर्न फीलिंग,
इस टाइम पे बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई कि इंडियंस को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ उनकी सिविलाइजेशन इतनी घटिया नहीं है जितनी ब्रिटिश बता देते हैं, तो उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइक ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ। अब इसमें सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स भी पैरेलली चल रहे हैं। जब हम ये सारी पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं पैरेलली सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स भी चल रही हैं। उन सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अभी हम पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इंडियंस में ग्रोथ ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म हुआ, अपने कल्चर के प्रति वो पॉजिटिवली इंक्लाइंड हुए, जिससे कि अगेन सेल्फ रिस्पेक्ट हुआ एंड एंटी वेस्टर्न फीलिंग डेवलप हुई। इंटरनेशनल इवेंट्स, काफ़ी सारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं जो अगेन इस ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस को भी एड करते हैं एंड जो ब्रिटिश ने अपनी हेजेमनी सी बना के रखी हुई थी उस चीज़ को भी ब्रेक करते हैं। और जो ग्रेट सिविलाइजिंग मिशन की हम बात कर रहे हैं एंड यूरोपियन सुपीरियोरिटी की हम बात कर रहे हैं, उस चीज़ को चैलेंज किया कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स में। क्या इवेंट्स थे हम अभी देखेंगे। रिप्रेसिव रिजीम ऑफ लॉर्ड कर्जन, जिस तरह से रिप्रेसिव रिजीम ऑफ लॉर्ड लिटन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन फर्स्ट प्लेस, उसी तरह से रिप्रेसिव रिजीम ऑफ लॉर्ड कर्जन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। तो इन फैक्टर्स को थोड़ा सा देखते हैं भी क्या किया इन्होंने, हुआ क्या ऐसा। फेलियर ऑफ द मॉडरेट्स। पहले तो हमने मॉडरेट्स की डिमांड देखी, बहुत ही जेन्युइन सी एंड बहुत ही मॉडरेट एंड माइल्ड सी डिमांड्स थी कि हमें क्लिनिकल सेपरेशन नहीं चाहिए, हम तो इंडिपेंडेंस मांग ही नहीं रहे हैं, हम तो स्वराज भी नहीं मांग रहे हैं, भी सेल्फ ऑटोनॉमस सेल्फ रूल भी नहीं हम मांग रहे हैं, हमें तो बस आप थोड़े से रिफॉर्म्स करके दे दो एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियंस बढ़ा दो, ये पावर दे दो काउंसिल्स को, वो कर दो, लिमिटेड रिफॉर्म्स। बट इवन द वेरी मॉडरेट डिमांड्स ऑफ अर्ली कांग्रेस were marginally addressed by the British government। तो सरकार को लगा कि इंडियंस को लगा, इंडियन लीडर्स को लगा कि अगर इतनी जेन्युइन डिमांड्स भी सरकार नहीं मान रही है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो हमारे मेथड्स में गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो हमारे मांगने में गड़बड़ है, तो हमें मेथड्स चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है जी। डेड एंड ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ मेंडिगेंसी। मेंडिगेंसी में भीख मांगने को ही बोलते हैं कि देयर वाज डेड एंड ऑफ, ये पॉलिटिक्स ऑफ मेंडिगेंसी भी एक्सट्रीमिस्ट ने टर्म यूज़ किया कि ये तुम किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हो, ऐसी चीज़ें लाइक रिक्वेस्ट थोड़ी करनी है, ये तो बस होनी चाहिए तुम्हारे पास। एंड अगर सरकार तुम्हें नहीं दे रही है तो तुम्हें अपनी पॉलिटिक्स की डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, एजिटेशनल पॉलिटिक्स में तुम्हें आना पड़ेगा, सरकार को लाइक मजबूर करना पड़ेगा ये डिमांड्स एड्रेस करने के लिए। So this was one of the reasons that was responsible for rise of extremism in Indian politics. Second है recognition of the true nature of the British rule। इस टॉपिक के ऊपर तो हम अभी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं कि exploitative character of the British rule was exposed by the moderates। इस चीज़ ने क्या किया, दिस एक्सपोजिशन इट जनरेटेड एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी हम कर चुके हैं कि मॉडरेट लीडर्स दे वर नॉट विलिंग टू चैनलाइज द एंगर ऑफ द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड थे कि आप कुछ रिफॉर्म्स कर दो, लेकिन लोगों को तो एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर पता चल गया, उनके मन में आक्रोश पैदा हो गया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। न्यू सेट ऑफ लीडर्स इमर्ज होते हैं जो कहते हैं कि हम इस एंगर का इस्तेमाल करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करने में, एजिटेशनल पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे। अनडेमोक्रेटिक नेचर रियलाइज की हमने, रिप्रेसिव रिजीम, रिप्रेसिव कैरेक्टर ऑफ द कॉलोनियल रूल हमें पता चला कि डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस की जा रही है, नो रिस्पेक्ट फॉर इंडियन वे ऑफ लाइफ एंड कस्टम्स क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अभी तुम्हारी सोसाइटी ठीक नहीं है, तुम्हारे कस्टम्स ठीक नहीं है, कल्चर ठीक नहीं है, इंडियंस को लिबर्टीज नहीं दी जा रही है। ऑन दी अदर हैंड मैंने आपको बताया पैरेलली क्या चल रहा है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी चल रही हैं। इस टाइम पे जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रही थी, जैसे स्वामी दयानंद का आर्य समाज है, स्वामी विवेकानंद की कंट्रीब्यूशन है, ये जो सेट ऑफ रिफॉर्मर्स इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे, ये इंडियंस को इनकरेज कर रहे थे कि वो अपने पास्ट को पॉजिटिवली देखें, कि वो अपने पास्ट से इंस्पिरेशन लें, वो अपने पास्ट को रिजेक्ट ना करें कि हमारा पास्ट ठीक नहीं है जैसा ब्रिटिश बोल रहे थे, रादर हमारा अच्छा पास्ट था, अच्छे लाइक एंशिएंट हमारी ट्रेडिशंस अच्छी थी, उस चीज़ से इंस्पिरेशन ले हम, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ओन सिविलाइजेशन। तो ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स बैकग्राउंड में ये काम कर रहे थे, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या आया, रिकग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल, एंड उसके अगेंस्ट एंगर जनरेट हुआ लोगों का, तो इससे राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म हुआ। देन
ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एंटी वेस्टर्निज्म, वही चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की। ओपोजिशन टू द आइडिया दैट मॉडर्न इज इक्वल टू वेस्टर्न। क्या मतलब है कि इतने टाइम से ब्रिटिश यही क्लेम कर रहे थे कि हमारी सिविलाइजेशन बेटर सिविलाइजेशन है, अभी तो तुम बहुत पिछड़े हुए हो, बैकवर्ड हो। फिर हमसे पूछा यार मॉडर्न क्या होता है? अगर हम बैकवर्ड हैं, व्हाट इज मॉडर्न? हमें देखो, हम मॉडर्न हैं, जो हम कर रहे हैं वो मॉडर्न है, जिस तरीके से हम रह रहे हैं वो मॉडर्न है, जो हमारी थिंकिंग है वो मॉडर्न है, तो हमारी तरह बनो। मॉडर्न इज इक्वल टू वेस्टर्न, ये एक पैराडाइम एग्जिस्ट करता था। इस टाइम पे क्या हुआ, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म वाले फेज में क्या हुआ, इस नोशन को चैलेंज किया गया कि ऐसा नहीं है कि अगर आप वेस्टर्न हरकतें करोगे तभी आप मॉडर्न कहलाओगे। ये लाइक आज भी हमारे माइंडसेट की प्रॉब्लम है कि अगर कोई इंडियन वे ऑफ लाइफ जी रहा है तो हम ऐसे कहते हैं कि तू बैकवर्ड है, एंड अगर कोई वेस्टर्न हरकतें कर रहा है वो तो बहुत मॉड है। अरे क्या मॉड है, मतलब अगर वो वाली हरकतें करेंगे जो अंग्रेज कर रहे हैं तभी थोड़ी कोई मॉडर्न होता है। मॉडर्न के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं फॉर डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, ये नोशन को चैलेंज किया गया कि बंदा तभी नहीं मॉडर्न होगा जब वेस्टर्न होगा। वो तो हो गया वेस्टर्न या एंटी वेस्टर्न, उसका मॉडर्निटी से कोई लेना देना नहीं है। तो नेक्स्ट है recognition that Western civilization has intellectually enslaved us। वही चीज़ कि इस चीज़ को रिकग्नाइज किया गया कि क्यों है ऐसी, लाइक व्हाई इज इट लाइक दिस, कि हमारे माइंडसेट इस तरह से डेवलप हो गया है कि हम मॉडर्निटी को वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस के साथ एसोसिएट करके देखते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई मॉडर्न तभी होता है जब वो वेस्टर्न हरकतें करता है। वो कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने हमें एनस्लेव करके रख लिया। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने हमें एनस्लेव कर लिया, हम इंटेलेक्चुअल स्लेव्स बन गए हैं कि हम उनकी तरह बनना चाहते हैं। इससे क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ एंटी वेस्टर्न फीलिंग। कल्चरल नेशनलिज्म तो है ही है, रिस्पेक्ट फॉर एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज पास्ट, इंडियाज कल्चर। स्वामी विवेकानंद की कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे वो शिकागो वाला इंसिडेंट है, वो सारी चीज़ें हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में करेंगे। स्वामी दयानंद का आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इंडियन शुड हैव नर्व्स ऑफ स्टील एंड इंडियन रिलीजन, इंडियन कल्चर इज द बेस्ट कल्चर एज कम्पेयर टू ऑल द कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडियंस को अपने कल्चर में कॉन्फिडेंस दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी, भारत माता की जो आइकोनोग्राफी है, ये जो वेरी फ्रेज है कि भारत माता को हम लाइक अपने देश को हम भारत माता के साथ एसोसिएट करते हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का प्ले था आनंद मठ, उससे ये आइकोनोग्राफी उठाई गई है। तो ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स, सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स का भी कंट्रीब्यूशन था इन द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म। कॉरस्पॉन्डिंगली द ग्रोथ, इट लेड टू ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग द इंडियंस। इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसने इंडियंस की थिंकिंग को इफेक्ट किया, इन्फ्लुएंस किया, मतलब एक नया एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया। ओरिजिनल थिंकिंग क्या थी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन एक सुपीरियर सिविलाइजेशन है, यूरोपियंस की मिलिट्री सुपीरियरिटी है अमंग अदर थिंग। और भी तरीकों से यूरोपियन सिविलाइजेशन सुपीरियर है, लेकिन वन ऑफ द थिंग्स जो क्लेम की जाती थी कि इनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी ज़्यादा सुपीरियर है, इन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इंटरनेशनली कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसने इस नोशन को भी चैलेंज किया। किस तरह से, कैसे इवेंट्स होते हैं, जैसे राइज ऑफ जापान एंड इट्स डिफीट ऑफ रशिया इन 1945। 1945 में रूसो जापानीज वॉर होती है। अब जापान आपको पता ही है पिद्दू सा देश है, एंड रशिया भी आपको पता ही है कितना बड़ा, लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। उस टाइम पे तो रशियन अम्पायर था, जो सारा का सारा कजाकिस्तान तक का एरिया, जो सेंट्रल एशिया वाला एरिया, वो भी रशिया के कंट्रोल में था। फिनलैंड भी रशिया के कंट्रोल में था। तो काफ़ी बड़ा रशियन अम्पायर एग्जिस्ट करता था, एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग यूरोपियन पावर्स था उस टाइम पे यूरोप में। जापान एक नया सा पिद्दू सा एशियन देश, लेकिन 1945 की रूसो जापानीज वॉर में जापानीज रशियंस को हरा देते हैं। इस चीज़ ने वो जो यूरोपियन मिलिट्री सुपीरियरिटी वाला कंसेप्ट था उसे किया चैलेंज, कि अगर जापानीज हरा सकते हैं तो भी बाकी के एशियंस भी हरा सकते हैं। लाइक पीपल ऑफ द कलर्ड रेस, नॉन वाइट्स भी लाइक वाइट्स को हरा सकते हैं। इसी तरह से 1896 में
इटालियंस की इथोपिया के साथ लड़ाई होती है कॉलोनियलिज्म के चक्कर में। इटली चाहता होता है कि इथोपिया में जाके वो अपनी कॉलोनी बना ले, लेकिन इथोपियंस एबिसिनियंस इटली को हरा देते हैं इन द बैटल ऑफ अदावा। मतलब वर्ड हिस्ट्री इग्नोर करो इसकी। इटालियंस इथोपियंस को हरा देते हैं इन 1896। क्या बोल दिया मैंने? इथोपियंस इटालियंस को हरा देते हैं इन 1896। इससे भी क्या हुआ, वही चीज़ चैलेंज हुई कि नॉन वाइट्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिफीटिंग एंड ओवर पावरिंग द वाइट पॉपुलेशन, द वाइट सिविलाइजेशन। तो इसी तरह से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रही हैं सारी दुनिया में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। टर्की में रेवोल्यूशन मूवमेंट चल रही हैं, इजिप्ट में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रही हैं, चाइना में बॉक्सर रिबेलियन हो रहा है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रही हैं, रशिया में रूसी क्रांति मतलब एक ड्रेस रिहर्सल हो रही है, रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 की। 1905 में एक छोटी मिनी रेवोल्यूशन आती है रशिया में। तो रशिया में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रही हैं, आयरलैंड में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रही हैं। अब आयरलैंड वाली रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगेंस्ट ब्रिटिश ही थी। आयरलैंड के लोग ब्रिटिश कंट्रोल से अपने आप को रिलीज़ करना चाहते थे, उसके लिए वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में इंडल्ज कर रहे हैं। आयरिश रेवोल्यूशनरी आर्मी बनी, सिन फिन मूवमेंट हो रही थी। तो मतलब सारी दुनिया में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रही हैं। एंड उनका आइडिया क्या है, इन बेसिक प्रीमाइस क्या इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का, कि अपने हक के लिए आपको खुद लड़ना पड़ता है, आपको अपने जो राइट्स हैं, जो सही चीज़ है वो करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। ये भीख मांग के आपको आपकी राइट्स नहीं मिलेंगी। बेसिक सा जो किसी भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का यही प्रीमाइज होता है। अब उनकी आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन क्या थी उसमें नहीं हम जा रहे हैं, क्योंकि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में डिफरेंट आइडियोलॉजीज को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कोई भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट किसी भी आइडियोलॉजिकल प्रीमाइज पे हो, बेसिक चीज़ तो उसकी यही है ना कि हम सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं एंड ज़बरदस्ती अपने राइट्स ले रहे हैं, तभी तो वो रेवोल्यूशन कहलाएगी। तो इन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से भी हमारे लीडर्स इंस्पायर्ड हैं, हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स इंस्पायर्ड हैं। नेक्स्ट है रिप्रेसिव रिजीम ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन अपने टाइम में काफ़ी सारे स्टेप्स लेते हैं जिन्होंने इंडियन सेंटीमेंट्स को, जिसकी वजह से इंडियन सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं। जैसे कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट, हमने 1892 के काउंसिल्स एक्ट में देखा था कि लोकल बॉडीज़ को कुछ पावर्स मिली थी। लोकल बॉडीज़ जो मेंबर नॉमिनेट करेंगी वही प्रोविंशियल काउंसिल्स में बैठेगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। अब लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि मैं लोकल बॉडीज़ को कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली थी 1892 के एक्ट से, वो रिलैक्सेशन लॉर्ड कर्जन छीनना चाहते हैं विद द कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1899। इसी तरह से पुलिस कमीशन अपॉइंट करते हैं अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर। ना याद रखोगे, कर्जन के टाइम पे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पुलिस कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर एंड्रयू फ्रेजर 1901 में अपॉइंट हुआ था। इसकी मेन रिकमेंडेशन क्या थी वो आप याद रखोगे कि हर प्रोविंस में CID होगा, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स होंगे, एंड सेंट्रल लेवल पे मतलब इंपीरियल लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस होगा। तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एट सेंट्रल लेवल, डेडिकेटेड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स एट द प्रोविंशियल लेवल। ये एंड्रयू फ्रेजर ने रिकमेंड किया था, पुलिस कमीशन ने रिकमेंड किया था। अब इन एक्टिविटी, अब इंटेलिजेंस आप कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन को इसमें हो क्या रहा था, ये सारी चीज़ें इंडियन रेवोल्यूशनरीज या इंडियन एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर नज़र रखने के लिए थी। तो अगेन लोग ऑफेंड हुए कि इतना कंट्रोल क्यों बनाया जा रहा है, हमें दबाया क्यों जा रहा है। कोरोनेशन दरबार है दिल्ली फॉर किंग एडवर्ड 7। यहाँ पे भी एक सिमिलरिटी है लिट्टन ने दिल्ली दरबार ऑफ 1877 ऑर्गेनाइज किया था। सबसे खास बात क्या है उस दरबार की कि क्वीन विक्टोरिया अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। उसके बाद जितने भी 1947 तक ब्रिटिश मनार्क्स रहे हैं उनका टाइटल या तो किंग ऑफ इंग्लैंड होता था या क्वीन ऑफ इंग्लैंड होता था। जैसे क्वीन विक्टोरिया के बाद तो सारे किंग्स ही रहे हैं, उनका एडिशनल टाइटल होता था एम्परर ऑफ इंडिया या एम्प्रेस ऑफ इंडिया। स्टार्ट हुए ये कहानी 1877 के दिल्ली दरबार से, जो लॉर्ड लिटन ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें क्वीन विक्टोरिया ने एम्प्रेस ऑफ इंडिया टाइटल लिया था।
उसके बाद अगले किंग आते हैं क्वीन विक्टोरिया के बाद किंग एडवर्ड 7 1903 में जिनकी कोरोनेशन होती है। उनके लिए अब कर्जन कहते हैं कि मैं दिल्ली में सबसे शाही दरबार ऑर्गेनाइज करवाऊंगा। अगेन सारे इंडिया के प्रिंसेस को बुलाया गया, 5 दिन का दिवाली का फंक्शन चला, लाइक मेला लगा हुआ है, खाना खिलाया जा रहा है एंड एवरीथिंग, मतलब टोटल वेस्टेज ऑफ मनी। तो इस चीज़ ने भी इंडियन सेंसिटिविटीज़ को हर्ट किया। इसी तरह से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904 में ये कहते हैं कि अखबारों में बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीमिस्ट अपने अखबार रन कर रहे थे और उसमें सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो काफ़ी बार क्या होता था कि इन्हें सरकार की रिपोर्ट्स के बारे में, सरकारी एक्शंस के बारे में भी अखबारों में लिखा होता था, जो कि इंटरनल खबरें होती थी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लेके आते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। आज की डेट में भी ये चल रहा है, लाइक राइट टू प्रिवेसी, सीक्रेसी, सुक्रेसी वाला, मतलब इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ ये क्लैश कर रहा है, एक्सेप्शन भी है ये इसकी। तो लॉर्ड कर्जन का पर्पस क्या था जब ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लेके आते हैं कि सरकारी एक्टिविटी, सरकारी जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसे सिक्योर किया जाए, उसके बारे में पब्लिकली कोई न्यूज़ ना छापी जाए, उसे क्रिटिसाइज ना किया जाए। तो मतलब देख रहे हो आपकी कि एक कंट्रोल्ड सा सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है लॉर्ड कर्जन द्वारा, ताकि इंडियन पॉलिटिशियंस को एक्सक्लूड किया जाए इस सिस्टम के, उनके इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904, अब इसमें भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने की कोशिश थी। कलकत्ता वॉज द नर्व सेंटर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म इन इंडिया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड यूथ, आपको पता है कि एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ में यूथ सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के कॉन्ट्रीब्यूट करता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी वॉज द सेंटर ऑफ पोलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, यूथ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। तो वहाँ की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904। लेकिन वो स्टेप जो सबसे ज़्यादा जिसने इफेक्ट किया द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया को, वो था लॉर्ड कर्जन का पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑल अबाउट। अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से लॉर्ड कर्जन इंडियन नेशनलिज्म को, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म को डिवाइड करना चाहते थे। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनी वो कर रहे थे, आगे फॉरवर्ड लेके जा रहे थे। इंडियंस ने इस चीज़ को समझा, गवर्नमेंट की इंटेंशंस को समझा एंड यूनाइट होके एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट की, जिसे हम स्वदेशी मूवमेंट या बॉयकॉट मूवमेंट भी बोलते हैं 1905 ऑनवर्ड्स। तो वो सारी चीज़ें हम अपने एक्सट्रीमिज्म विद इन कांग्रेस वाले टॉपिक में करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन के रिप्रेसिव स्टेप्स की वजह से इंडिया में एक्सट्रीमिज्म आ रहा है। मतलब ये चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम होगी कि पहले एक्सट्रीमिज्म आया, लॉर्ड कर्जन ने ये वाले स्टेप्स लिए या ये वाले स्टेप्स लिए, उसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म और ज़्यादा प्रमोट हो गया। तो हमने अब यहाँ पे इस टॉपिक में स्टडी की है डिफरेंट फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। हाँ जी, तो हैविंग स्टडीड द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, दैट इज़ द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि किस तरह कांग्रेस में एक्सट्रीमिज्म आया एंड क्या मेथड्स चेंज हुए लीडर्स के, किस तरह से उनकी डिमांड्स चेंज हुई एंड उसका लाइक इम्प्लीकेशंस क्या थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन उसकी क्या थी। तो ये चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक में। सो लेट अस स्टार्ट। इस टॉपिक को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। बेसिकली इस वीडियो में हम, इस पोर्शन में हम एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देखेंगे कि विद इन नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एक्सट्रीमिज्म अपने आप को किस तरह से डिपिक्ट करता है। फिर इसका एक एस्पेक्ट है कि कांग्रेस में तो एक्सट्रीमिज्म आ गया, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था। मॉडरेट नेशनलिज्म आया, गवर्नमेंट ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया वो हमने देख लिया है। एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म आया, लोग अग्रेसिवली अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट से मनवाना चाहते हैं, गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस था। तो उसमें लाइक 2 एस्पेक्ट्स हम स्टडी करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी के। इंटरेस्टिंग है ये कि एक तो उन्होंने अपना क्लासिक हथियार यूज़ किया, डिवाइड एंड रूल। इंडियंस कभी भी यूनाइटेड नहीं होते, इन्हें तोड़ो। मुस्लिम्स को इन लाइक हिंदू नेशनलिज्म से सेपरेट किया जाए, इंडियन नेशनलिज्म से सेपरेट किया जाए, उनकी अलग ही एक कहानी स्टार्ट कर दो। ये डिवाइड एंड रूल एक और तरीके से भी चला। कांग्रेस के अंदर भी कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल चलाओ, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट को डिवाइड किया जाए, मॉडरेट्स को खुश करने की कोशिश की जाए एंड एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस करने की कोशिश की जाए, डिवाइड एंड रूल।
कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी आप कह सकते हो, जो दूसरे वाला एस्पेक्ट है कि मॉडरेट्स को तो खुश करने की कोशिश की जा रही है, एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। ये क्या है? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कि हमारे हिसाब से काम करोगे तो हम आपको रिवॉर्ड करेंगे, हम आपको फेवर करेंगे, कैरेट देंगे, कैरेट ऑफ रिफॉर्म्स, आपको रिफॉर्म्स प्रॉमिस कर देंगे। अगर हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे, ज़्यादा टीटी पे करोगे, तो हम आपको डंडा देंगे, स्टिक देंगे। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट स्टिक का इस्तेमाल किया, मॉडरेट्स के अगेंस्ट कैरेट ऑफ रिफॉर्म्स का इस्तेमाल किया। लास्ट इससे थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक, हालांकि ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, हम इंडिपेंडेंटली ही कवर करेंगे। फर्स्ट फेज ऑफ द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया, वो भी इसी टाइम के अराउंड राइज हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। बेसिकली एक्सट्रीमिज्म का डोमेन यहाँ इन 3 उस पे तक है, 3 टॉपिक्स तक रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट एक्सट्रीमिज्म विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस टॉपिक में हम पहले तो इंपॉर्टेंट लीडर्स देखेंगे, डिमांड्स किस तरह से चेंज हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब जो उसकी सबसे विजिबल मैनिफेस्टेशन है, यहाँ क्या हुआ, किन फैक्टर्स की वजह से हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे, एंड इसका एंटी क्लाइमैक्स। हमें लगा कि एक्सट्रीमिज्म आने के बाद अब एक नई सी डायरेक्शन मिलेगी, डायरेक्शन तो नई सी मिली, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने की बजाय एक इसका एंटी क्लाइमैक्स हो गया कि हमारी नेशनल मूवमेंट ही स्प्लिट हो गई। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में एक स्प्लिट आ गया, जो मुस्लिम्स थे वो सेपरेट हो गए फ्रॉम द मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से सूरत में स्प्लिट आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर। यहाँ पे लाल बाल पाल, इनका नाम तो शायद आपने सुना ही होगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ये जो 3 लीडर्स थे, ये 3 रीजन्स में एक्टिव थे। इसके साथ आप एक और लीडर का नाम याद रखोगे, अरबिंदो घोष। बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष, ये दोनों बंगाल वाले रीजन में एक्टिव थे। बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र वाले रीजन में एक्टिव थे। लाला लाजपत राय का आपको पता ही है, ये पंजाब वाले रीजन में एक्टिव थे। एक्सट्रीमिज्म जब इंडिया में आया इसी टाइम के अराउंड 1900s के अराउंड, तो इन्हीं 3 रीजन्स में ज़्यादा एक्टिव रहा। बाकी के इंडिया अभी मॉडरेट फेस पे चल रहा है, केरला में भी मॉडरेट नेशनलिज्म चल रहा है, बाकी के सारे इंडिया में मॉडरेट नेशनलिज्म चल रहा है। ये 3 एरियाज हॉट बेड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म थे। ठीक है जी, अब इन इंडिविजुअल लीडर्स के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। Every information that you see here can be asked as a question in your prelims exam, कि ये बुक किसने लिखी, ये ऑर्गेनाइजेशन किसने स्टार्ट की, इस ऑर्गेनाइजेशन का कौन फाउंडर था, कौन मेंबर था, ये न्यूज़पेपर किसने किया। तो दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले हम लाला लाजपत राय के बारे में स्टडी करते हैं। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी या फिर शेरे पंजाब। ये शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का भी टाइटल है। लाला लाजपत राय का एक्चुअल टाइटल तो उनको पंजाब केसरी ही बोलते हैं, लेकिन पंजाब केसरी ऑल्सो लिटरली मीन्स लायन ऑफ इंडिया, लायन ऑफ पंजाब, दैट इज शेरे पंजाब। तो शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का भी टाइटल है। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को भी आप बोल सकते हो, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। इन्होंने बुक्स कौन सी लिखी हैं? यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। बुक्स आप याद रखोगे। अब इसका कोई वो नहीं है, मेरे पास जादू मंत्र तो है नहीं है, तो लेकिन ये बुक्स आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये यंग इंडिया मैंने डिफरेंट कलर में क्यों लिखी है? क्योंकि ये जो बुक थी यंग इंडिया नाम का एक अखबार भी एग्जिस्ट करता था, न्यूज़पेपर भी एग्जिस्ट करता था, वो महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर था। बुक जो है यंग इंडिया वो लाला लाजपत राय ने लिखी है, न्यूज़पेपर महात्मा गांधी का था यंग इंडिया। अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। लाला लाजपत राय के बारे में आप याद रखो कि ये भी उस सेफ्टी वॉल थ्योरी में यकीन रखते थे कि कांग्रेस को ब्रिटेन ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक सेफ्टी वॉल के तहत क्रिएट किया है। इनका न्यूज़पेपर था द पंजाबी और दूसरा द पीपल। These were 2 of the newspapers that were started by लाला लाजपत राय। कांग्रेस में इनकी क्या एसोसिएशन रही है, किन सेशंस में इनका नाम इंपॉर्टेंट है? एक तो 1907 कांग्रेस सेशन एट सूरत, जहां सूरत स्प्लिट हुआ है, वहां इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वो भी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तो एक 1920
का कैलकाटा स्पेशल सेशन हुआ था। 1920 में 2 सेशंस ऑफ कांग्रेस हुए हैं, ये आप याद रखोगे। एक तो लाइक नॉर्मल एनुअल सेशंस चलते आ रहे हैं, हर दिसंबर में एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस होता है, लेकिन 1920 में खास बात क्या हुई है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करनी थी कांग्रेस ने। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूव करवाने के लिए, इसका एजेंडा क्लियर करने के लिए, इसका प्रोग्राम पास करवाने के लिए एक स्पेशल सेशन हुआ था कैलकाटा में। द कैलकाटा स्पेशल सेशन वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय लाला लाजपत राय। एनुअल सेशन नहीं था इनके द्वारा, स्पेशल सेशन आप याद रखोगे। फिर साइमन कमीशन का हमें पता ही है कि लाला लाजपत राय जी की डेथ कैसे हुई है। ही वॉज लीडिंग द एंटी साइमन प्रोटेस्ट। साइमन कमीशन क्या था, क्या प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। 1927 में जब साइमन कमीशन इंडिया टूर कर रहा था तो लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, एंड इसी प्रोसेस में इनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दी लाठी चार्ज, ड्यूरिंग दी इंजरीज रिसीव ड्यूरिंग दी लाठी चार्ज। तो ये इनकी कांग्रेस के साथ एसोसिएशन है। नेक्स्ट, ये किन और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड थे? आर्य समाज, हिंदू महासभा एंड पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के भी फाउंडिंग स्टेज में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो दिस वॉज ऑल एज फार एज लाला लाजपत राय वॉज कंसर्न। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को प्यार से हम लोकमान्य भी बोलते हैं, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हिस्टोरियंस ने इन्हें टाइटल दिया है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, कि इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म बाल गंगाधर तिलक की एक्टिविटी से आया है, इनकी राइटिंग से आया है, इनकी स्पीचेस से आया है। 2 न्यूज़पेपर भी बाल गंगाधर तिलक के बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे, लाला लाजपत राय के आपने याद रख लिए, एक द पीपल और एक द पंजाबी। बाल गंगाधर तिलक के 2 न्यूज़पेपर, एक केसरी और एक मराठा। केसरी न्यूज़पेपर इनका मराठी में न्यूज़पेपर था। अब ये नाम इनके कंफ्यूजिंग है, मराठी में है केसरी, जो मराठा न्यूज़पेपर है वो इंग्लिश में है। ये स्पेलिंग चेक कर लो भाई, ये अंग्रेजी एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ मराठा ही है। कुछ बुक्स में आपको मराठा भी मिल जाएगा, लेकिन तिलक के अखबार का नाम लाइक मीनिंग सेम ही है ये मराठा ही, लेकिन लिखते वो स्पेलिंग उसके ये थे महारठा। ज़्यादा ही अंग्रेज बन रहे हैं ना। महारठा, मराठा वॉज द इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बुक्स इनकी आर्कटिक होम इन दी वेदास एंड गीता रहस्य। आपने एंशिएंट इंडिया में पढ़ा है कि आर्यंस इंडिया आए थे, उसकी डिफरेंट थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे, जैसे मैक्स म्यूलर कहते हैं। इसमें बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्कटिक सर्कल से आर्यंस इंडिया आए थे। स्वामी दयानंद कहते हैं कि तिब्बत से आर्यंस इंडिया आए थे। तो ये आप बुक याद रखोगे, आर्कटिक होम इन दी वेदास बुक लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। और एक इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है गीता रहस्य। ये जब ये जेल में थे तो वहाँ उन्होंने ये बुक लिखी थी गीता रहस्य। कांग्रेस के किन सेशंस के साथ इनका नाम हम जोड़ते हैं? एक तो 1907 वही सूरत स्प्लिट वाला सेशन, लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। सूरत स्प्लिट के बाद 1908 में इन्हें 6 साल की सज़ा हो जाती है, 6 साल की जेल हो जाती है। 1914 में ये रिहा होते हैं। उसके बाद ये आके दोबारा नेशनल मूवमेंट को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट की स्प्लिट हो गई थी उसे वापस यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में जो स्प्लिट हो गई थी उसे वापस उन्हें यूनाइट करने की कोशिश करते हैं। तो लखनऊ पैक्ट इन दिस रिगार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 1916 में हुआ, 1916 कांग्रेस सेशन में हुआ। एंड इसमें बाल गंगाधर तिलक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अलॉन्ग विद एक और लीडर थे एनी बेसेंट, पढ़ेंगे उसके बारे में भी। एंड यही 2 लीडर्स का नाम एसोसिएटेड है होम रूल मूवमेंट में। 2 होम रूल लीग्स बनी हमारे देश में होम रूल अचीव करने के लिए, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग होम रूल या सेल्फ रूल या स्वराज बोल दो, कोई भी नाम ले लो। एक बाल गंगाधर तिलक द्वारा, दूसरी एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये भी हम स्टडी करेंगे। अभी कांग्रेस के किन एक्टिविटीज़ में बाल गंगाधर तिलक का आप नाम एसोसिएट करोगे? सूरत सेशन, द लखनऊ सेशन ऑफ 1916 एंड द होम रूल मूवमेंट्स। ये एक इनोवेशन थी बाल गंगाधर तिलक की इंडियन पॉलिटिक्स में कि रिलीजियस ईडियम्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोगों को पॉलिटिसाइज करने के लिए। मॉडरेट्स ये कभी नहीं कर पाए थे, क्योंकि मॉडरेट्स ना थोड़े से वेस्टर्नाइज से लोग थे। वो वेस्टर्न ईडियम्स में ही बातें कर रहे थे, वेस्टर्न सिस्टम में ही बातें कर रहे थे। ये बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय,
ये पॉपुलर लीडर्स थे, ये लोगों की नब्ज पहचानते थे, इन्हें पता था कि लोगों को क्या बोला जाना चाहिए, किससे कि कैसे हम लोगों के सेंटीमेंट्स को अपील कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के मन में जो आक्रोश पैदा हुआ है उसे हम चैनलाइज कर सकते हैं एंटी ब्रिटिश मूवमेंट डेवलप करने के लिए। तो ये इनोवेशन क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, ये 2 फेस्टिवल्स रिवाइव करते हैं, शिवाजी फेस्टिवल एंड गणपति फेस्टिवल। इन फेस्टिवल्स का ये पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं, इन फेस्टिवल्स में ये लोगों को पॉलिटिसाइज करने का का काम करते हैं। तो he revived Shivaji and Ganpati festivals and used religious idioms, religious terminology, religious examples to channelize the anger of Indians against the British. कांग्रेस के अलावा ही वॉज एसोसिएटेड विद डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड फर्ग्यूसन कॉलेज इन पूना। बिपिन चंद्रपाल एंड अरबिंदो घोष, इनकी हम इकट्ठे ही करेंगे कंट्रीब्यूशन, अरबिंदो घोष एंड बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल के बारे में पहले 1-2 फैक्ट्स याद रख लो। ही इज नोन एज फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया। हिस्टोरियंस ने इसे टाइटल दिया है द फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट। वो बाल गंगाधर तिलक थे, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, एक्सट्रीमिज्म अकॉर्डिंग टू लाइक जो एक टाइटल सा दिया हुआ है, एक्सट्रीमिज्म लाने में मेन रोल प्ले किया बाल गंगाधर तिलक ने। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को इंस्पायर करने में, इंस्पिरेशन इज इम्पॉर्टेंट, इसने खुद बिपिन चंद्रपाल ने कोई ऐसा क्रांतिकारी एक्टिविटी नहीं की है, लेकिन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को इंस्पायर करने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इन्होंने भी एंड अरबिंदो घोष ने भी। न्यूज़पेपर्स थे इनके 2, पारिदर्शक एंड न्यू इंडिया, 2 न्यूज़पेपर्स आप इनके याद रखेंगे। नो आते हैं अरबिंदो घोष में, मतलब अरबिंदो घोष एंड बिपिन चंद्रपाल काफ़ी हद तक इनकी एक्टिविटीज़ बंगाल वाले रीजन में कंसंट्रेटेड थी एंड इनका रोल भी सिमिलर सा ही था। न्यूज़पेपर्स, बिपिन चंद्रपाल के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने रेवोल्यूशनरी थॉट, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को इंस्पायर किया है, खुद ये रेवोल्यूशनरी नहीं थे। और अरबिंदो घोष के केस में हम ये भी नहीं बोल सकते, इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को इंस्पायर भी किया है, मतलब कि उनको एनकरेज भी किया है एंड थोड़ी बहुत रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी किया है, या रेवोल्यूशनरीज़ को लाइक मोटिवेट करके उन्हें कुछ लाइक जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करने की शय भी दी है। तो ये 1 स्टेप अहेड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट वो हो गए जिन्होंने एजिटेशनल पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया ब्रिटिश को अपोज करने के लिए, ब्रिटिश से रिफॉर्म्स नहीं डिमांड किए, ब्रिटिश से स्वराज, सेल्फ रूल, डोमिनियन स्टेटस डिमांड किया। किस तरह से? बॉयकॉट करके, स्वदेशी कपड़ों का इस्तेमाल प्रमोट करके, स्वदेशी आइटम्स का इस्तेमाल प्रमोट करके। लेकिन अरबिंदो घोष एंड इनके भाई थे बरिंद्र कुमार घोष, अरबिंदो घोष एंड बरिन घोष, ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट भी कर देते थे, रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट भी कर देते थे। वो खुदीराम बोस, शायद आपने नाम सुना, खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चाकी, ये जो इनके शागिर्द थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के ऊपर बम गिराने की कोशिश की। ही वॉज एसोसिएटेड विद, हाँ न्यूज़पेपर कर रहे थे, सॉरी, वंदे मातरम। 3 अखबारों के आप नाम याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अखबार है, केसरी, मराठा, पीपल, पंजाबी, और ये 3 अखबार, वंदे मातरम, युगांतर और संध्या। वंदे मातरम तो अरबिंदो घोष खुद ही एडिट करते थे, युगांतर इनके भाई बुरेंद्र कुमार घोष एडिट करते थे, बरिन घोष एंड भूपेन दत्ता। संध्या बीबी उपाध्याय, इनके ही शागिर्द थे, इनके ही कलीग थे, बीबी उपाध्याय वो एडिट करते थे। ये जो तीनों अखबार हैं ये एक्सट्रीमिस्ट कम रेवोल्यूशनरी अखबार हैं, लोगों को रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करने के लिए ये मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इनकरेज करते हैं। ही इज़ एसोसिएटेड विद अनुशीलन समिति। हम जब रेवोल्यूशनरीज वाला टॉपिक करेंगे तो हम देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रेवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटीज़ बन रही थी। बंगाल वाले रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट सोसाइटी थी अनुशीलन समिति, ये इन्होंने ही बनाई थी, मतलब यही इसके मेन लीडर्स थे, फाउंडर नहीं थे, मतलब ये मेन लीडर्स ऑफ द अनुशीलन समिति इन बंगाल थे, अरबिंदो घोष, बरिंद्र कुमार घोष। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस या मानिकटाला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस वही है, खुदीराम बोस ने
बम गिराया था प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की बग्गी के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे किंग्सफोर्ड नहीं बैठे हुए थे बग्गी में, उनकी मैडम एंड एक और लेडी बैठी हुई थी, उनके ऊपर बम गिर गया। इस केस को हम बोलते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इस कॉन्स्पिरेसी केस में अरबिंदो घोष एंड उनके भाई वीरेंद्र कुमार घोष का भी नाम इन्वॉल्व है। इसे मानिकटाला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस भी बोलते हैं, पढ़ेंगे हम इनके बारे में। मानिक मतलब वो जो खुदीराम बोस ने बम गिराया था, बम कहाँ से आया, तो इन्होंने बम मेकिंग फैक्ट्री लगाई हुई थी अपनी। मानिकटाला एक जगह का नाम है कलकत्ता में ही, मतलब फार्म हाउस था वीरेंद्र कुमार घोष का, उस फार्म हाउस को इन्होंने बम मेकिंग फैक्ट्री में कन्वर्ट किया हुआ था। ठीक है जी। तो मानिकटाला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस बोल दो या अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बोल दो, एक ही बात है। 1908 में 1907 में सूरत स्प्लिट होगी, इनके ऊपर केस चला, वीरेंद्र कुमार घोष को सजा होगी और अरबिंदो घोष को बाइज्जत बरी कर दिया गया क्योंकि उनका डिफेंस बहुत अच्छा प्रेजेंट किया उनके वकील ने। उनका वकील कौन था, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, CR दास। स्वराज पार्टी के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। स्वराज पार्टी के फाउंडर थे CR दास, बाद में आएगी वो 1922-23 में, पढ़ेंगे उसके बारे में। वापस आते हैं, सूरत स्प्लिट के बाद जब केस चला तो अरबिंदो घोष को बाइज्जत बरी कर दिया गया क्योंकि उनका डिफेंस बहुत अच्छे से लड़ा CR दास ने। लेकिन उसके बाद अरबिंदो घोष एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कर जाते हैं एंड वो स्पिरिचुअल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअल परसूट्स, इंटीग्रल योगा में वो प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं कि इंडियंस को इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा तभी वो ब्रिटिश को अपोज कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, योगा जैसी एक्टिविटीज़ में वो एंगेज करना स्टार्ट कर देते हैं। अपना हेड क्वार्टर शिफ्ट कर लेते हैं नियर पौंडीचेरी। पौंडीचेरी आप लोगों को पता ही है कि फ्रेंच के कंट्रोल में था। तो ऑरोविले, आज की डेट में भी आप पौंडीचेरी घूमने जाओ तो वहाँ पे एक जगह ऑरोविले, अरबिंदो घोष का आश्रम ऑफ अरबिंदो घोष एंड पौंडीचेरी के बाहर एक जगह है ऑरोविले, जहाँ मतलब उनके ही आइडियाज़ के बेसिस पे एक कम्युनिटी क्रिएट की गई है। एक आइडियल इंटरनेशनल सी कम्युनिटी है, पूरी दुनिया से लोग आके यहाँ पर बसे हुए हैं, एक सेल्फ सफिशिएंसी लाइफ जी रहे हैं। तो इन एक्टिविटीज़ में वो एंगेज करना स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। आश्रम इस्टेब्लिश करने में ही वॉज असिस्टेड बाय अ फ्रेंच लेडी मीरा अल्फासा, जिसे रिस्पेक्ट से हम द मदर बोलते हैं, मीरा अल्फासा, जिसने जो अरबिंदो घोष के साथ एसोसिएट करके आश्रम बनाती है पौंडीचेरी में। बुक्स इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय अरबिंदो घोष, लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री। ठीक है भाई, तो हमने 4 एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में स्टडी किया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अरबिंदो घोष। चारों वेरी 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 इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। इनके बारे में जितनी भी हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की है सारी को आपके टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए। ये अखबार किसने लिखा है, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ कौन था, कांग्रेस के किस सेशन के साथ एसोसिएटेड है, न्यूज़पेपर कौन सा है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ और रीजनल लीडर्स भी थे, जैसे कि पंजाब में भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, ये एसोसिएटेड थे एक्सट्रीमिज़म के साथ। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, ये एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएटेड थे। दिल्ली में सैयद हैदर रज़ा, ये एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएटेड थे। तो डिफरेंट रीजनल लीडर्स और भी थे, लेकिन जो पहले हमने 4 किए हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड उनके बारे में सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो लीडर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास को हम यहीं रैप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिमांड्स, मेथड्स एंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कवर करेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई वुड से कि आप रिवाइज करते रहो। नोट्स जो आपको साथ में अटैच किए हैं, चाहे आप PDF से पढ़ रहे हो, PPT से पढ़ रहे हो या नोट से पढ़ रहे हो, सिमिलर सही कंटेंट है। PPT में थोड़ा सा मैं सिलेक्टिव सा कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ ताकि मतलब क्लास में हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे फोकस करें। कुछ नोट्स में आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी, वो आप नोट से रिवाइज कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल एज फार एज दिस क्लास इज कंसर्न्ड। थैंक यू सो मच एंड कीप रिवाइजिंग, कीप वर्किंग एंड अच्छे से परफॉर्म करना है पेपर में। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।